Hello everyone, I am Dr. Mahima Gupta, physiotherapist here to discuss our BPT syllabus यानी कि हम जो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी डिग्री हम लोग परस्यू करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं और क्या क्या उसका सब टॉपिक होता है वो सब हम आपके साथ अभी डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब मैं सारे सब्जेक्ट वाइज एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी तो आप कोरिलेट कर पाओगे कि हाँ मैं किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक को डिस्कस कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे सिलेबस लिया है अपने ही कॉलेज गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी का और मे भी ये हो सकता है कि थोड़ा सा सिलेबस चेंज हुआ हो या थोड़ा सेमेस्टर वाइज कोई सब्जेक्ट चेंज आया हो या कुछ सब्जेक्ट्स मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो थर्ड सेमेस्टर में आए या कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मेरे टाइम थर्ड सेमेस्टर में थे और आपके टाइम वो सेवंथ में चले जाए। तो ऐसे कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं क्योंकि 2025 के बाद जो सिलेबस है उसमें कुछ चेंजेस आए हुए हैं। तो मैं पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि ओवरऑल मुझे ये बताना है कि हम किन सब्जेक्ट्स पे फोकस करते हैं फिजियोथेरेपी जब हम परस्यू करते हैं और किन टॉपिक्स को हमें अच्छे से पढ़ना होता है। बहुत सारे नॉर्म्स और रूल्स भी दिखेंगे, ऑर्डिनेंस इसमें लिखा हुआ है कि जैसे हमारा है कि हमारा जो अलाइड हेल्थ है उसमें क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है, पैरामेडिक्स का क्या रोल है, जो फिजियोथेरेपिस्ट है उनके लिए क्या रोल प्ले है, वो सारी चीजें इसमें थोड़ी थोड़ी दी हुई हैं। पर ओवरऑल जो रोल प्ले होता है वो रोल प्ले क्या होता है हम देखते हैं। रोल प्ले क्लिनिकल केयर जो है वो भी रहता है फिजियोथेरेपिस्ट का। अभी तो आप देखेंगे हमारा जो 2025 के बाद है 1 ईयर का इंटर्नशिप प्रोग्राम हो गया है तो 1 साल की हॉस्पिटल ड्यूटी हर वार्ड में आपकी लगती है इंक्लूडिंग आईसीयू, सीसीयू, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, तो हर वार्ड में आपकी ड्यूटी लगेगी। क्लिनिकल केयर में आपका रोल प्ले अच्छा होता है। प्लस अब जब आप पेशेंट डील करते हो क्योंकि आप अपना इंडिविजुअल क्लिनिक खोलोगे अगर, तो वहां पे आपको कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपको अच्छे से पेशेंट को एसेस करना आना चाहिए क्योंकि जब तक पेशेंट सेटिस्फेक्शन नहीं होगा कि वो आपके पास आता है, आप उसको देखते हो, आप उसका असेसमेंट अच्छे से लेते हो, आप उसके साथ थ्रू नॉर्मल कम्युनिकेशन या स्किल्ड आपका कम्युनिकेशन रहेगा तो आप पेशेंट को है वो भरोसा दिला पाओगे कि हाँ आप मेरे पास आए हो तो आपका मैनेजमेंट, आपका रिहेबिलिटेशन अच्छे से होगा। मेंबरशिप मिलता है आपको मल्टीडिसिप्लिनरी जो हेल्थ टीम है उसमें भी आपका रोल प्ले रहता है। बहुत सारे जो हम लोग का क्लिनिकल, प्रोफेशनल या फिर पर्सनल, सोशल जो एथिक्स है वहां पे आपको अकाउंटेबिलिटी भी शो करना है हर लेवल पे। जो कमिटमेंट है हमारी सेम सारे जो हमारे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं इसमें कुछ भी ऐसा कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं होता है, सबका अपना इंडिविजुअल रोल प्ले होता है जो अपने आप में एक पेशेंट की रिकवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस तौर पे आपका जो कमिटमेंट होगा वो भी मतलब बेहतर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। आप में लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए क्योंकि हो सकता है इंटर्नशिप के दौरान कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में हो और आप अपना इंटर्नशिप कर रहे हो। उस दौरान क्या होता है कि आपको बोला जाता है कि आप गाइड करोगे उन अपने जूनियर्स को। अब वहां पे आपका जो लीडरशिप क्वालिटी है, जो मेंटरशिप क्वालिटी है, वो देखने को मिलता है कि आप कितने अच्छे से उन सारे परिस्थितियों को मैनेज कर पाते हो। किसी भी पेशेंट के थ्रू आउट रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में या फिर जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आप सेट करते हो उसमें आपका रोल प्ले क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो सारी चीजें हम थ्रू आउट हमारे एकेडमिक ईयर्स में सीखते हैं। फिर हमारा कुछ आता है साइंटिफिक एटीट्यूड एंड स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप तो आपका होता है कि जैसे कॉलेजेस, हर कॉलेजेस अपने अपने बच्चों को अपने अपने परसेंटेज के अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं कि 80% अबव आता है तो हम इतना स्कॉलरशिप देंगे। साइंटिफिक एटीट्यूड यहाँ ये हो जाता है कि जब आप लास्ट ईयर में जाते हो, बीपीटी लास्ट ईयर जब जाते हो आप 8th सेमेस्टर, वहां पे आपको रिसर्च पेपर करना होता है। रिसर्च पेपर वो इसलिए होता है ताकि आप अपने जो पीएचडी लेवल के लिए प्रिपेयर हो, आप अपने मास्टर्स के लिए प्रिपेयर कर सको क्योंकि आप स्पेशलिटी लेते हो। उससे आपका स्किल डेवलप होता है, आपका जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो भी अच्छे से डेवलप होता है। और ये थ्रू आउट हमारे लिए एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग है क्योंकि हम फिजिकल वर्ल्ड में वर्क करते हैं, हम फिजिकल रिहेबिलिटेशन पे वर्क करते हैं, तो ये हमारा लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। इसलिए भी है क्योंकि सेम पेशेंट होते हैं। जब दो प्रॉब्लम्स का अगर पेशेंट आता है, दो अलग अलग पेशेंट होता है और प्रॉब्लम सेम हो अगर पेशेंट अलग अलग हो, तो कई बार ऐसा होता है कि जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम पेशेंट ए को दे रहे हैं वही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम पेशेंट बी को भी देते हैं, पर रिकवरी हमें ए में दिखता है, बी में नहीं दिखता है। वो ऐसा इसलिए होता है कि और भी अदर जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, उनका फूड हैबिट्स, उनका जो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है, उनका वर्क एरिया जैसा रहता है, वो सारी चीजें भी हमारे रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल में अफेक्ट करती हैं, वो अपना प्रभाव दिखाती हैं। तो इस वजह से इसे लाइफ लॉन्ग लर्निंग कहा जाता है। मेडिकल फील्ड का कोई भी ऐसे एस्पेक्ट देखा जाए, कोई भी फील्ड देखा जाए, चाहे वो नर्सिंग का हो, डॉक्टर्स का हो, चाहे वो किसी सर्जन का हो, फिजिशियन का हो, उनके लिए वो सारी चीजें लाइफ लॉन्ग लर्निंग ही है क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट हर चीजें वेरी करती हैं। अब यहाँ पे वही हर एक चीज को प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया है। तो जब भी आपको सिलेबस मिलेगा तो ओवरऑल एक पीडीएफ होगा, काफी सारे पेजेस होंगे उसमें जो हर एक टर्म को डिफाइन करेंगे।
उसके बाद हम आते हैं कि हमारे लिए जो टीचिंग मोडालिटी होता है वो क्या यूज होता है। क्लिनिकल लर्निंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है हमें, और क्या क्या चीजें यूज होती हैं, क्या क्या एडवांस टेक्निक जो होता है जो हमारी क्लिनिकल लर्निंग में इन्वॉल्व होती हैं। तो हम यहाँ देखेंगे टीचिंग मोडालिटी में पेशेंट को हम क्या करते हैं, क्या लर्निंग अपॉर्चुनिटी हमें मिलता है। कुछ एग्जांपल है, टीच एंड असेस इन सेलेक्टेड क्लिनिकल सिनेरियो। अब कई बार जब मैं ओपीडी का एग्जांपल देती हूँ, आप आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में आपकी ड्यूटी लगती है, पेशेंट आते हैं, वहां पे क्या होता है, आपका सॉफ्ट स्किल जो है वो प्रैक्टिस होगा। आप पेशेंट का असेसमेंट लेते हो, बेसिक असेसमेंट ही आप लेते हो, जैसे आप बीपी मेजर करते हो, आप उनका ब्लड शुगर मॉनिटर करते हो, आप उनका हाइट वेट ये सारी चीजें चेक करके आप उनका एक बीएमआई कैलकुलेट करते हो कि वो ओबीज है या नॉर्मल है या वो एक्टोमॉर्फिक है, बहुत पतला है। तो ये सारी चीजें हम असेसमेंट हो गया, प्रैक्टिस करते हैं हम अपने फिजिकल एग्जामिनेशन को, यानी कि हमें बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है कि ऑन ऑब्जर्वेशन जब हम पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं, अब गेट का है अगर, तो गेट अगर डिफॉर्मिटी है या किसी तरह का गेट डिस्टर्बेंस है तो वो हम कैसे देखते हैं, ऑब्वियस है हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं, पेशेंट कैसे चल रहा है, लिंपिंग हो रही है कि नहीं, वो बॉडी सपोर्ट किधर शिफ्ट कर रहा है, एंटाल्जिक गेट है, कौन सा उसका पार्ट अफेक्टेड है, कहाँ से लोड वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो क्या मतलब ट्रिक मूवमेंट कर रहा है तो कौन सा ट्रिक मूवमेंट वो कर रहा है, ये सारी चीजें हम ऑब्जर्वेशन फिजिकल एग्जामिनेशन में देखते हैं। अब क्या होता है कि थ्रू आउट जब हमने ओपीडी में पेशेंट देखा, उसके बाद उनका मैनेजमेंट किया, फाइनली जब वो ठीक होकर जाने लगते हैं, उनका एक जो सेशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद हम उस पेशेंट से फीडबैक लेते हैं कि हमने जो आपके पीछे जो रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल सेट किया था उसके थ्रू जो हमने आपके परफॉर्मेंस में इंक्रीमेंट लाया, आपकी फिजिकल एक्टिविटी को, आपके नॉर्मल डे टू डे लिविंग को जो इजी बनाया, नॉर्मल बनाया या इम्प्रूव किया, उसके लिए आप हमें क्या फीडबैक देते हो कि हमारा मैनेजमेंट आपको अच्छा लगा, नहीं लगा, कम अच्छा लगा, या फिर ऐसा है कि आपको ये लगता है कि ये मैनेजमेंट सही है पर इसमें ड्यूरेशन ज्यादा लगा। तो वो फीडबैक लेना भी जरूरी है, हमारे अपने चेंजेस लाने के लिए या अपने इंप्रूवमेंट के लिए फीडबैक जरूरी होता है। मैनेक्विन्स होते हैं, अब ये टीचिंग मोडालिटी के लिए क्यों यूज होता है। मैनेक्विन क्या होता है, जो डमी मॉडल्स होते हैं, यानी कि हम उस पर जो एक्वायर्ड टेक्निक है वो परफॉर्म करते हैं, जो प्रोसीड्यूरल स्किल्स हैं वो परफॉर्म करते हैं। इसका सिंपल एक एग्जांपल मैं देती हूँ। मैंने आपने जब डेमोन्स्ट्रेशन रूम आप जाते होगे तो आप वहां देखते होगे मैनेक्विन होगा जो सीपीआर परफॉर्म करने के लिए हमें सिखाया जाता है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन जिसको बोलते हैं, जिसमें हम 30 चेस्ट कंप्रेशन 2 रेशियो ब्रीथ, तो वो वहां पे एक मैनेक्विन होता है जिसपे हम प्रॉपर परफॉर्म करके उस टेक्निक को सीखते हैं कि हाँ हमें कैसे कॉल फॉर हेल्प कब करना है, कब हमें ईडी लगाना है, कैसे हमें शॉक देते टाइम सारे सराउंडिंग्स को क्लियर रखना है, ये सारे हम मैनेक्विन डमी पर हम सीखते हैं। स्टिमुलेटर्स होते हैं बहुत सारे ऐसे जो मोडालिटी हैं, जैसे इलेक्ट्रो मोडालिटी जिसको हम बोलते हैं, जो बीपीटी के स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं या जो नए नए हैं वो भी इतनी बेसिक्स जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी इलेक्ट्रोथेरेपीज होती है जो स्टिमुलेटर्स के तौर पे हम लोग यूज करते हैं। वो भी हम टीम वर्क और लीडरशिप के अंदर प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे उसका यूज करना है। कार्डियक और पल्मोनरी केयर कैसे करना है, अगर मान लीजिए किसी को पल्मोनरी प्रॉब्लम है और हम उसको स्पायरोमेट्री करा रहे हैं तो स्पायरोमेट्री का टेक्निक क्या है, वो सारी चीजें हम अच्छे से डेमोन्स्ट्रेशन रूम में ये सारे मोडालिटी के साथ सीखते हैं। और कई सारे ऐसे टास्क होते हैं जो हमारे जो फिजियोथेरेपी प्रोफेशंस में जो हमारे प्रोफेशनल होते हैं वो हमें कुछ टेक्निक्स सिखाते हैं। जैसे मैनुअल टेक्निक का एक एग्जांपल लेते हैं, जॉइंट मैनिपुलेशन हो गया या फिर चेस्ट फिजियोथेरेपी हो गया, जिसमें क्या टेक्निक होता है, कैसे लोब्स, लंग के लोब्स को हम कैसे परकशन, वाइब्रेशन, टेम्पोर्टमेंट कैसे देते हैं कि हमारा जो म्यूकस है वो जो रिलीज हो, पोस्चरल ड्रेनेज कराते हैं। ये सारे टास्क हमारे ट्रेनर्स के अंडर परफॉर्म किए जाते हैं ताकि हम ये सारे टेक्निक को सीखें। फिर असेसमेंट मेथड क्या होता है, तो ओवरऑल इसमें एक ओवरव्यू दिया हुआ है आपका कि सारे सब्जेक्ट्स के अलावा जो आप क्लिनिकल ट्रेनिंग लेते हैं उसमें आप असेसमेंट कैसे लेते हैं। तो बहुत सारा असेसमेंट होता है, जैसे ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है, सोप फॉर्मेट पे भी होता है जिसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव असेसमेंट प्लान, ये आप 8 सेमेस्टर में या 7 सेमेस्टर में इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। केस बेस्ड डिस्कशन होता है, मतलब क्या है कि आपको बताया जाएगा कि हाँ एक 18 साल का लड़का आता है, वो बहुत ज्यादा फोन चलाता है जिसकी वजह से उसके नेक पे हम्प देखने को मिलता है। कई बार वो कंप्लेन करता है कि उसका पेन हो रहा है, पेन रेडिएट करके लोअर उसके थोरैक्स रीजन में जा रहा है। तो इस तरह आपको केस दिया जाएगा, उसके ऊपर आप डिस्कस करोगे, ग्रुप डिस्कस करोगे, इंडिविजुअली अपने ट्रेनर के साथ डिस्कस करोगे और फिर आप उसके कंक्लूजन पे आओगे कि हाँ कौन सा उसका डायग्नोसिस हो सकता है, प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या होगा उसका, डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगा उसका, ओरिजिनल डायग्नोसिस जो मेडिकल डायग्नोसिस होता है वो क्या होगा, और
उसके बाद बहुत सारे जैसे लैब टेस्ट के रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ने भी आपको सिखाए जाते हैं। बहुत सा बहुत सा जो ऐसा ट्रीटमेंट होता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है ट्रीटमेंट के एंड पे, ये हमारे यहाँ पे दिया हुआ है पेशेंट सेटिस्फैक्शन क्वेश्चनर। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो वैस स्केल यानी विजुअल एनालॉग स्केल और ये NPRS स्केल जो न्यूमेरिक पेन रेटिंग स्केल जिसको बोलते हैं, उसके बेस पे भी हम डिस्कस करते हैं कि हाँ पेशेंट कितना सेटिस्फाई हुआ। कुछ ऐसे सिंपल क्वेश्चन है प्रिपेयर करते हैं हम लोग जिससे हमें पता चलता है पेशेंट की सेटिस्फेक्शन के बारे में। अब उसके बाद हम और देखेंगे इसमें क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। फिजियोथेरेपी होता क्या है? अभी जिसने भी ये स्ट्रीम चूज किया होगा तो ओवरऑल इन्होंने समझा होगा, पढ़ा होगा, इसके बारे में देखा होगा किसी न किसी फॉर्मेट में। हम ये देखते हैं कि हाँ जो स्ट्रीम हम लेने जा रहे हैं उसके बारे में तो हमें पता होगा। तो वो फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो वैसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं जिनका हेल्थ प्रमोशन में रोल होता है। जितने भी इंजरी है, डिजीज है, उसमें जो भी ट्रीटमेंट का हमारा पार्ट का जो रोल होता है वो हम प्ले करते हैं। जैसे हम डिफॉर्मिटी को बहुत हद तक हम ठीक भी करते हैं और उसके साथ मॉडिफिकेशन के साथ उसके साथ जीना है। अगर मान लीजिए किसी के अंदर ऐसी डिफॉर्मिटी है जो पूरी तरह से ठीक हो ही नहीं सकती, उसके साथ वो कैसे अपने लाइफ को, डे टू डे लाइफ को नॉर्मली अपना सारा काम, डेली लिविंग वर्क जो होता है उनका, वो कैसे परफॉर्म करे, इसमें हमारा रोल प्ले होता है। बहुत सारी इंजरी होती है उसको ठीक करने में, रिहैबिलिटेट करने में हमारा रोल प्ले होता है। तो जो मैंने अभी बताया, मॉडिफाइंग एनवायरमेंटल होम एंड वर्क एसेस एंड बैरियर्स टू इंश्योर फुल पार्टिसिपेशन इन वंस नॉर्मल एंड एक्सपेक्टेड सोसाइटल रोल। कोई भी व्यक्ति है, कई बार ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो फिर जब उसके पैर में अगर फ्रैक्चर हो जाता है या कुछ ऐसे केसेस हो जाते हैं, लिम्ब हमें एम्प्यूटेट करना पड़ता है और फिर उसके बाद वो खड़ा नहीं हो सकता है, चल नहीं सकता है। वैसे केसेस में व्हील चेयर सपोर्ट्स आते हैं, उनका यूज कैसे करना है और उनको इस तरह से मॉडिफाई करके हमको देना है हर पेशेंट टू पेशेंट। थोड़ा सा इसमें जैसे प्रोस्थेटिक्स और हमारे ऑर्थोसिस और प्रोस्थेटिक्स का रोल प्ले हमारा दिखता है। उसका जो इंट्रोडक्शन है पेशेंट को हम कराते हैं कि हाँ ये चीजें इन्वॉल्व करेंगे, इस तरह से इन्वॉल्व करेंगे और इस पेशेंट के लिए ये चीज यूज करना सही होगा, तब जाकर के उनका जो रोल प्ले है नॉर्मल हो पाएगा। तो बहुत हद तक हम पेशेंट को कुछ इस तरह हेल्प करते हैं। अब हम कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ ऐसा किन किन जगहों पे फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस किया जाता है, जैसे कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम हो गया। इसका एक एग्जांपल है कि आप जब कॉलेजेस में जब आप रोल प्ले आपका रहेगा 7th और 8th सेमेस्टर, इसका भी आपको उसी टाइम देखने को मिलता है। आप जब जेरियाटिक्स पे कैंपिंग करोगे, आप किसी वृद्धाश्रम जाओगे, वहां पे आपको बताया जाएगा कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स कैसे वहां पे कराते हैं, उसमें क्या क्या होता है, क्या चीजें करनी होती हैं, किस तरह से करनी होती हैं, ये सारी चीजें हमें बताई जाती हैं। हॉस्पाइसेस होते हैं, हॉस्पिटल्स हो गए, नर्सिंग होम, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर जहाँ स्पीच थेरेपी बच्चों को सिखाया जाता है। अभी रोल प्ले जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी के भी अलग कोर्सेज हो गए हैं और फिजियोथेरेपिस्ट के भी अलग कोर्सेज है, पर दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए मददगार है। कैसे मददगार है? हमारे हॉस्पिटल में जितने भी वर्कर्स होते हैं, जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, उसमें से कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हम बड़े हैं, हमारा रोल प्ले ज्यादा है, कम है, ऐसा कुछ नहीं है। एक पेशेंट को ठीक करने के लिए बहुत सारे हेल्थ केयर लगते हैं और सबका अपना रोल प्ले अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसमें से एक भी अगर रोल प्ले अपना सही तरीके से नहीं निभाता है तो पेशेंट को लाइफ लॉन्ग किसी तरह का डिफॉर्मिटी या फिर किसी तरह का इम्पेयरमेंट, किसी तरह का इशू रह जाता है। तो हर एक कंडीशन को ठीक करने के लिए अपना अपना नर्सिंग हो, रेडियोलॉजिस्ट हो, जो लैब टेक्नीशियंस हैं,
जो पैथोलॉजिस्ट है उन सब का अपना अपना रोल प्ले होता है, वो सब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है अकेले एक नर्स पूरे पेशेंट को ठीक नहीं कर सकती, अकेले एक डॉक्टर पूरे पेशेंट को ठीक नहीं कर सकता, अकेले एक फिजियोथेरेपिस्ट भी नहीं कर सकता है। हम सब मिल करके, हमें कम्युनिटी में काम करना इसीलिए सिखाया जाता है क्योंकि हेल्थ केयर सेंटर्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स का ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होता है। आप अपने सारे पर्सनल इश्यूज को किनारे रख के आप किसी एक व्यक्ति के जीवन को सुधारने में लगे होते हो। तो हम इस तरह ऑक्यूपेशनल थेरेपी में जैसे पीडियाट्रिक के पेशेंट हो गए, जैसे सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट है या कोई डेवलपमेंटल माइलस्टोन है जिनको, वो पेशेंट है, उन सबको हम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के साथ मिलकर के देखते हैं। बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होते हैं या स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनका अपना पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट होता है, उनको ट्रेन करता है, उनके जो अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं उनको कैसे इम्प्रूव और मॉडिफाई करना है ये सिखाता है। बहुत सारे स्कूल्स हैं जिसमें पीटी टीचर्स होते हैं, प्री स्कूलिंग स्पेशल स्कूल में भी फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। वी आर ऑल्सो फिजिकल थेरेपिस्ट, हम फिजिकली एज वेल एज हमें इमोशनली भी पेशेंट को काउंसिल करना होता है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ फिजिकली ट्रीट करेंगे, इमोशनल काउंसिल या फिर उसका सोशल लेवल पे क्या है उसका काउंसलिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है। तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। फिर हमें यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हमारा जो कैरियर प्रोग्रेशन है किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट का, उसके बेसिस पे यहाँ पे नोमेनक्लेचर किया गया है। अब जैसे अगर हम फ्रेशर हैं, बीपीटी के फ्रेशर हैं, तो हम एज अ एकेडमिक डेजिग्नेशन के लिए जाते हैं या फिर क्लिनिकल डेजिग्नेशन के लिए, दोनों ही यहाँ पे डिस्टिंग्विश किया हुआ है, और रिसर्च डेजिग्नेशन भी बताया। तो अगर हम फ्रेशर बीपीटी हैं तो हम ट्यूटर बन सकते हैं एकेडमिक में, क्लिनिकल में जाएंगे तो फिजियोथेरेपिस्ट का रोल प्ले कर सकते हैं, हमारी जॉब लग सकती है, रिसर्च में जाएंगे तो प्रोफेशनल फील्ड वर्कर बन सकते हैं। और इसमें जो है हमारा यहाँ पे दिया हुआ है एनुअल परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल हो जाएगा, हमारा पूरे साल का जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे जो अप्रेजल है वो हमें किससे किससे मिलेगा, और यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट है तो उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा, हमारा फिजियोथेरेपिस्ट बीपीटी हो, वो 5 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर हम फ्रेशर एमपीटी हैं तो हम लेक्चरर बन सकते हैं, रिसर्च में जाएंगे तो जूनियर रिसर्च फेलो। ठीक है, सबका एनुअल परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल दिया हुआ है। फर्दर अगर हम जाते हैं, हमारे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है कि हम सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट के पोस्ट पे हैं, बीपीटी भी है, एमपीटी हमारा इसका भी 5 साल हुआ है, तो फिर क्या होगा, इसमें हम चीफ फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। अगर हम क्लिनिक में देखते हैं, एकेडमिक में देखते हैं तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, रिसर्च में रिसर्च फेलो। तो क्लिनिकल के लिए है कि 5 साल का एक्सपीरियंस है, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट के पोस्ट पे बीपीटी है, एमपीटी का भी 5 साल है। एकेडमिक और रिसर्च के लिए क्या होगा, फ्रेशर होंगे, एमपीटी के फ्रेशर्स है, बीपीटी का एक्सपीरियंस है, और जो हमारा एकेडमिक जो है रिक्वायरमेंट मार्क्स का वो 55% अबव होगा। उसके बाद जो यूजीसी के कुछ नॉर्म्स हैं उससे वो डेजिग्नेशन, एज पर डेजिग्नेशन जो भी होगा वो यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद आते हैं, अगर हम सुपरिटेंडेंट फिजियोथेरेपिस्ट या फिर डेप्यूटी डायरेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, उसके लिए अगर क्लिनिकल में है तो क्या कहते हैं, सुपरिटेंडेंट फिजियोथेरेपिस्ट बोलेंगे, लेकिन अगर एकेडमिक में है तो उसको एसोसिएट प्रोफेसर बोलते हैं, और रिसर्च में है तो सीनियर रिसर्च फेलो हो जाएंगे। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। क्लिनिकल के लिए हमारे पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ चीफ फिजियोथेरेपिस्ट, एकेडमिक और रिसर्च के लिए 8 साल एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर हमारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेवल 10 पे आता है हमारा, जो अगर क्लिनिकल में है तो आता है डायरेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट, हेड ऑफ द फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट। एकेडमिक डेजिग्नेशन इसका है तो प्रोफेसर हम बन जाएंगे, प्रिंसिपल बन सकते हैं, डीन बन सकते हैं। सुन के कितना अच्छा लग रहा है, वाव। तो ये वाव के पीछे तो मेहनत बहुत सारा लगता है, मेहनत के साथ साथ लक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं अपने एकेडमिक्स में, पर होता है कई कारण, कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उनके करियर को अफेक्ट करते हैं, बट वी हैव टू होप फॉर बेस्ट। तो हम अगर रिसर्च में देखेंगे तो रिसर्च हेड का हमें पोस्ट मिलेगा, और एकेडमिक में प्रोफेसर, प्रिंसिपल, डीन। क्लिनिकल में देखेंगे तो डायरेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट, हेड ऑफ द फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट। अब इसके लिए एक्सपीरियंस क्या होने चाहिए, हमारा जो एलिजिबिलिटी है, अगर क्लिनिकल में देखेंगे हम तो 5 साल का एक्सपीरियंस एज अ डेप्यूटी डायरेक्टर पीटी, यानी कि डेप्यूटी डायरेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहिए, या फिर सुपरिटेंडेंट फिजियोथेरेपिस्ट भी हो सकता है। अगर हम एकेडमिक्स में देखेंगे
या फिर रिसर्च के लिए देखेंगे तो डेजिग्नेशन तो एज पर यूजीसी नॉर्म हो गया, और उसके बाद 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ एसोसिएट प्रोफेसर, या फिर नहीं एसोसिएट प्रोफेसर साथ में पीएचडी होना चाहिए, ये डिजायरेबल हो सकता है, और सीनियर मोस्ट प्रोफेसर विल बी द प्रिंसिपल। ये देखिए कि बहुत अच्छी चीज है कि आप अगर वहां पे सीनियर मोस्ट है, आपके पास ये एलिजिबिलिटी है, तो आप प्रिंसिपल बना दिए जाएंगे। लेकिन अप्रेजल में क्या क्या चाहिए आपको? 5 पब्लिकेशन एज फर्स्ट ऑथर होना चाहिए, उसके बाद पीएचडी का मैंने बता ही दिया, जजमेंट ऑन ऑल एस्पेक्ट ऑफ फिजियोथेरेपी वर्क एंड प्रोटोकॉल डेवलपमेंट ऑन ट्रीटमेंट डिलीवरी एंड क्वालिटी एश्योरेंस। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिला कि जितना हायर पोजीशन है उतने ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती चली जाती है, तो रोल प्ले भी हमारा बढ़ता चला जाता है। तो जितना अच्छा आपका रोल प्ले रहेगा, आपका एक्सपीरियंस रहेगा, आपके स्किल्स जितने अच्छे होंगे, आपका पोजीशन भी उतना ही अच्छा बनेगा। तो ये तो हम करियर की शुरुआत में ये सारी चीजें अपने सिलेबस से ही जान सकते हैं कि हाँ ये सारी चीजें होती हैं। मुझे यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं लगता कि डिफिनेशन ऑफ फिजियोथेरेपी एंड फिजियोथेरेपिस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। ओवरऑल मुझे लगता है कि जिन्होंने ये स्ट्रीम चुना है उन्हें पता है कि फिजियोथेरेपी क्या होता है और फिजियोथेरेपिस्ट क्या होता है। तो हम इसमें आगे देखेंगे एंट्री रिक्वायरमेंट, ठीक है, क्या जरूरत होता है जिससे हम एलिजिबल कहलाएंगे फिजियोथेरेपी डिग्री परस्यू करने के लिए। तो क्या इंपॉर्टेंट है, हमारा 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर ऐसा कुछ नहीं है 10+2 अगर आप किए हो और उसके बाद आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया और उसके बाद आपने मन बनाया कि नहीं मुझे फिजियोथेरेपी परस्यू करना है, तो आप ग्रेजुएशन के बेसिस पे भी आप डबल ग्रेजुएट कहलाओगे, डबल ग्रेजुएशन आपका हो सकता है। एक ये हो गया। उसके बाद ये कोर्स ड्यूरेशन क्या है, 4 ईयर 6 मंथ का है, ये पुराना वाला सिलेबस है, एज मेंशन मैंने पहले ही आपको किया है। अभी जो न्यू नॉर्म्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका 4 ईयर का जो है वो डिग्री है, मतलब एकेडमिक है, और 1 ईयर का आपका इंटर्नशिप हो जाता है, तो टोटल ये 5 ईयर का प्रोग्राम है। उसके बाद हम सीधे आ जाते हैं एलिजिबिलिटी पे। ओवरऑल मैंने बताया 10+2 चाहिए, अगर आप ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएशन पे भी आपका एडमिशन हो सकता है। मिनिमम जो मार्क्स है 50% है, अभी में भी शायद नीट भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसका भी आपका जो मार्क्स होगा वो आपको यहाँ पे किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने टाइम नीट कंपलसरी होता है, आप वो दो। फिर एक आपका एग्जाम होता है एंट्रेंस एग्जाम, हर कॉलेजेस का अपना होता है, वो भी आपको देना पड़ता है। उसमें जब आप जो उनका कट ऑफ होता है उस उतना आप मार्क्स लाते हो, आपका एडमिशन हो जाता है। सब्जेक्ट क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप 10+2 के बेसिस पे 12th के बेसिस पे आप एडमिशन ले रहे हो तो आपका इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी होना चाहिए, या फिर 5 सब्जेक्ट से ज्यादा भी हो सकता है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, या फिर किसी अदर लैंग्वेज का आपका एक सब्जेक्ट है तो भी चलेगा, जैसे किसी ने संस्कृत लिया, किसी ने उर्दू लिया, कोई फिजिकल एजुकेशन भी लेता है। बहुत सारे बच्चों को पता होगा 12th में आप एक्स्ट्रा में फिजिकल एजुकेशन भी ले सकते हो, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो जाता है। और जो आपका एज है वो 17 ईयर होना चाहिए, जिस ईयर में आप करेंट ईयर में आप एडमिशन ले रहे हो। उससे नीचे होगा तो दिक्कत होगी, उससे ऊपर होगा तो आपका ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर होगा तो मे भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं, पर ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करते हैं। ये अपने अपने कॉलेजेस आपको उस हिसाब से वहां पे एट द टाइम ऑफ एडमिशन जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो उस समय बताया जाएगा। अब जो कोर्स का ड्यूरेशन है, जो हमारा पूरा 4 साल यानी कि 8 सेमेस्टर का जो कोर्स है, उसमें कितनी थ्योरी, कितनी प्रैक्टिकल, कितना हमारा इंटर्नशिप का होता है, तो टोटल हमारा 4320 आवर्स होता है थ्योरी में, जिसमें प्रैक्टिकल और क्लिनिकल इंक्लूडेड रहता है। अदर देन दिस हमारा 960 आवर्स का इंटर्नशिप होता है, ये मिनिमम है, यहाँ पे मेंशन है कि मिनिमम 960 आवर ऑफ इंटर्नशिप। तो हमारा जब इंटर्नशिप हुआ था तो इट्स अबाउट 1360 और समथिंग, मतलब ये भी कॉलेज टू कॉलेज आपका, या फिर आप जिस भी हॉस्पिटल में अप्लाई कर रहे हो इंटर्नशिप के लिए वहां पे वेरी करता है इंटर्नशिप आवर्स, आपके ऊपर नीचे कम ज्यादा इतना हो सकता है। टोटल हमारा जो आवर्स होता है वो 5280 होता है, मतलब 5280 आवर्स ऑफ हमारा होल कोर्स का ड्यूरेशन हो गया। नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हमारे कॉलेज में 60 सीट्स थी, पर शायद अब बढ़ गई हैं, तो नए नॉर्म्स का मुझे कुछ एग्जैक्ट पता नहीं है, मेरे पास डेटा नहीं है, जो है वो पुराना वाला है, उससे मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि हाँ ये चीजें
होती हैं। इंग्लिश मीडियम होता है इंस्ट्रक्शंस का, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप इंडियन स्टूडेंट हो तो इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स्ड फॉर्म देखने को आपको मिलता है। अटेंडेंस, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एकेडमिक ईयर। आपका जो कोई भी कैंडिडेट होगा उसको 75% अटेंडेंस हमारा थ्योरी में होना चाहिए और 85% स्किल ट्रेनिंग यानी कि प्रैक्टिकल के दौरान होगा, तभी वो क्वालिफाई होगा किस चीज के लिए, फाइनल एग्जाम देने के लिए। क्योंकि वहां पे आपको कोई भी रिलैक्सेशन या फिर कोई भी ऐसा किसी भी कारण से आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है। तो 75% आपका थ्योरी में अटेंडेंस और 85% आपका प्रैक्टिकल में अटेंडेंस जरूरी है। असेसमेंट, अब क्या होता है, असेसमेंट जो है वो एकेडमिक स्टाफ के द्वारा कंप्लीट होता है कि स्टूडेंट का जो थियोरेटिकल है या क्लिनिकल परफॉर्मेंस है उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान वो कैसे कर रहा है। जितने भी असेसमेंट फॉर्म और फीडबैक फॉर्म होते हैं उन सबको देखा जाता है, उनको इवेलुएट किया जाता है। उसके बाद जो पासिंग मार्क्स होते हैं हर सब्जेक्ट के लिए वो कितना होता है, वो 50% होता है। मतलब कि आप जो 100% का 50% लाते हो आप पास हो। कोर्स हमेशा हमारे कॉलेज में 1 सितंबर एकेडमिक ईयर होता है, वो उस समय कमेंस होता है। उसके बाद एग्जामिनेशन हमारा हर सेमेस्टर के एंड में एग्जाम होता है। अब जो है यहाँ पे बताया गया कि जितने भी सेमेस्टर्स होते हैं वो कम से कम 100 दिन के वर्किंग डेज वाले होंगे एग्जामिनेशन डे को छोड़ के। मतलब 100 से कम का नहीं होगा, 100 डे वर्किंग डे होना चाहिए और जो एग्जाम डे है उसको छोड़ करके ये 100 डेज होना चाहिए। उसके बाद मार्क्स का आपको पता चल गया कि हाँ 50 मार्क्स तो जरूरी है थ्योरी में प्रैक्टिकल में। उसके बाद हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है, अब कई बार ऐसा होता है कि किसी भी स्टूडेंट का किसी कारण से स्टडी में ब्रेक हो गया और उसको रीएडमिशन लेना है, तो 2 बार से ज्यादा अगर ब्रेक होता है तो उसको रीएडमिशन के लिए फिर कंसिडर नहीं किया जाएगा। The 5-year period of break of study shall be calculated from the date of the first admission of the candidate to the course for the subsequent spell of break of the study। ठीक है, जितने भी रीएडमिशंस हैं कैंडिडेट के वो वाइस चांसलर के अप्रूवल के बाद ही कंसिडर किए जाएंगे। मतलब अगर उनका अप्रूवल नहीं है तो आपके साथ दिक्कतें हो सकती हैं। तो एक बार एडमिशन लेना है तो खत्म ही करना है, क्यों रोकना है। उसके बाद आते हैं कि मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या होता है। अब कई बच्चे ऐसे आते हैं जिन्होंने एडमिशन ले लिया, एग्जाम दे रहे पर वो पास ना होकर के फेल हो गए। फेल हुए तो उन्होंने फिर से एग्जाम दिया। अब ऐसे करते करते उनका डिले हुआ तो कितने समय तक आप डिले कर सकते हैं। तो आपके डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कोर्स को जब आपने ज्वाइन किया है उस डेट से 8 साल तक आप अपने डिग्री को 8 साल के अंदर पूरा कर सकते हैं। मतलब अगर आपका 5 साल का कोर्स है तो आपका अगर मान लीजिए बैकलॉग लगता है तो आप उसको 8 साल तक में खत्म कर लीजिए। उसके बाद फिर आता है, फिर हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ये सारी माइग्रेशन ट्रांसफर ऑफ सर्टिफिकेट। अब इन केस ऐसा होता है किसी भी बच्चे को बीच में किसी और बोर्ड में जाना पड़ता है या किसी और जगह पे जाना पड़ता है, माइग्रेशन होना होता है या ट्रांसफर होता है, ये सारी यूनिवर्सिटी, जैसे हर यूनिवर्सिटी के अपने कुछ नॉर्म्स होते हैं उस बेसिस पे डिसाइड करती है। अब है कि जो वेकेशन है वो कितना होगा, तो हमारा जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है वो डिक्लेयर करता है कि सिर्फ 45 दिन का वेकेशन होगा एक एकेडमिक ईयर में, किसी भी सेमेस्टर ब्रेक के बिना। यानी कि सेमेस्टर ब्रेक जो आपको मिल रहा है वो तो मिल रहा है, उसके अलावा आपको 45 डेज का एक एकेडमिक ईयर में वेकेशन मिलता है आपको। और बाकी के कुछ ऐसे वेकेशंस भी हो सकते हैं जो हमारा हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन डिसाइड करता है कि हाँ इस समय छुट्टी मिलेगी या इस समय नहीं मिलेगी, ये सारी चीजें होती हैं। अब जो हमारे जितने भी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट हैं उनको एक कंपल्सरी रोटेटरी इंटर्नशिप लगाया जाता है। मतलब मैंने जो बताया सबसे स्टार्टिंग में कि अगर आपकी ड्यूटी लगती है हॉस्पिटल में तो आप कभी आईसीयू में भेजे जाओगे, आपका 1 मंथ का ट्रेनिंग होगा। 1 मंथ का हो सकता है आपका सर्जरी में हो, न्यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, मेल फीमेल वार्ड, मतलब ऐसे सारी चीजें इंक्लूडेड होंगी। हो सकता है आपका ऑर्थो वार्ड में ड्यूटी लगे, ऑर्थो में आपका मेल में भी लग सकता है, फीमेल में भी लग सकता है, एचडीयू होता है, एचडीयू में भी आपकी ड्यूटी लग सकती है। तो ऐसे रोटेटरी इंटर्नशिप आपका हर वार्ड में बारी बारी से ड्यूटी लगेगा। अभी होता है क्लासिफिकेशन ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट। तो वैसे स्टूडेंट जिन्होंने 75% या फिर उससे ऊपर सिक्योर किया है, उन्होंने फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन पाया है, उन्हें इस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं।
जिन्होंने हम पूरे एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 60 या फिर 75% से 60 से ऊपर या 75% से नीचे मार्क्स लाया हो और उसके बाद पूरा एग्जाम उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया हो तो उन्हें फर्स्ट क्लास बोला जाता है। उसके बाद वैसे बच्चे जो 50% से कम 50% से ज़्यादा पर 60% से कम मार्क्स लाते हैं, वैसे बच्चों को सेकेंड क्लास डिक्लेयर किया जाता है। अब क्योंकि हो सकता है कि इसमें कुछ बैकलॉग्स भी होंगे तो वैसे बच्चों को सेकेंड क्लास में क्लासिफाई किया जाता है और जितने भी बाकी बच्चे हैं उन सबको पास्ड डिक्लेयर किया जाएगा बाकी सारे एग्जाम्स में। अब यहाँ पे आपको मार्किंग स्कीम देखने को मिलेगा। तो जैसे मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि किसी भी प्रैक्टिकल थ्योरी जो एक्सटर्नल है, इंटरनल पेपर हो रहे हैं, किसी के 2 इंटरनल होते हैं, किसी का 1 इंटरनल होता है, किसी के 3 क्लास टेस्ट होते हैं। वही क्लास टेस्ट आपका इंटरनल असेसमेंट में आता है। कुछ इवेल्युएशंस होते हैं, डिजर्टेशन होते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको सबमिट करना होता है, तो उस पर ये मार्किंग स्कीम दिया हुआ है। अब इसका क्लासिफिकेशन मैं आपको इसलिए भी नहीं समझाऊंगी क्योंकि ये जो हर कॉलेजेस है वो अपने अपने अकॉर्डिंग जो नंबर्स का जो क्लासिफिकेशन है वो थोड़ा सा डिफर हो सकता है, थोड़ा सा मतलब उसमें कोई चेंज आ सकता है। कहीं का इंटरनल अगर 2 इंटरनल हो रहे हैं या 3 इंटरनल हो रहे हैं, ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, तो यहाँ पे ये उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। अब उसके बाद हम बताते हैं कि इंटर्नशिप में क्या होता है। इंटर्नशिप के दौरान जो भी आपका रोटेटरी आपका ड्यूटी लगता है हर वार्ड में, आपका कैसे जो कैपेसिटी है वो चेक किया जाता है कि आप कैसे अपने कलीग्स के साथ, नर्सिंग स्टाफ्स के साथ, जो मेडिकल्स के जो वर्कर हैं या फिर पैरामेडिक्स जो है उनके साथ आप कैसे मिलजुल करके काम करते हो, आपका स्किल कैसे मैनेज कर पाता है, सारे रेडियोग्राफिक टेक्निक भी आपको आने चाहिए। तो ऐसा नहीं है, इंटर्नशिप के दौरान आपका रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में भी ड्यूटी लग सकता है। आप एक्सरे पेशेंट को कैसे पोजीशन करते हैं वो सारी चीज़ें भी आप सीखते हो। क्यों? क्योंकि इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी जब आप क्लिनिकल में जाते हो तो हो सकता है कि आपको वहाँ पे भी आपकी ज़रूरत हो या कुछ ऐसा इमरजेंसी केस आता है जहाँ पे स्टाफिंग कम हो, तो आपको ये चीज़ें भी आनी चाहिए। तो बेसिक्स जो रिक्वायरमेंट होते हैं वो आपको सिखाए जाते हैं। कैसे आप डायग्नोसिस को देखते हो, अगर कोई फ्रैक्चर का एक्सरे है तो कैसे आप रीड करते हो कि हाँ कौन से हिस्से में फ्रैक्चर है, किस तरह का फ्रैक्चर है, ऑब्लिक है या फिर कम्युनल फ्रैक्चर है, मतलब डिफ्रेंशिएट करना आपको ओवरऑल सिखाया जाता है। तो ये सारे एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंटर्नशिप में। हमारे क्या होता है, आपको लॉग बुक मिलता है, कॉलेज आपको प्रोवाइड कराता है या फिर आप जहाँ भी हॉस्पिटल ज्वाइन करोगे फॉर योर इंटर्नशिप प्रोग्राम, आपको एक लॉग बुक मिलेगा। उसमें आप अपना लगभग उसमें रोटेटरी जो आपका शिफ्ट लग रहा है, जो ड्यूटी लग रहा है, उसमें हर पेशेंट का आपको इन्फॉर्मेशन फिल करना होता है। अब अगर मान लीजिए आप ऑर्थो वार्ड में पेशेंट देख रहे हो तो आपके पास एक असेसमेंट चार्ट होगा, लॉग बुक में होगा ऑर्थोपेडिक असेसमेंट, और उसके बाद उसका SOAP फॉर्मेट पे है या जिस भी फॉर्मेट पे आपका असेसमेंट चार्ट है वो लॉग बुक का वो आपको फिल करना होगा कि हाँ पेशेंट का असेसमेंट मैंने लिया, उसमें डेमोग्राफिक डिटेल ये था, वो इस जगह से आता है, इतना उसका उम्र है, उसका ऑक्यूपेशन ये है, उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अगर पूछा जा रहा है तो ऑन द बेसिस ऑफ कुपोस्वामी स्केल ये आपको पढ़ाया जाएगा। आप उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वहाँ पे मेंशन करेंगे, प्लस कंसैंजुनिटी है या नहीं। मान लीजिए अगर वो कोई ऐसी डिजीज लेकर के आया है जो हमें जेनेटिक होती है, या फिर कई बार ऐसा होता है आप कुछ ऐसे रिलीजन्स होते हैं जो अपने रिलेटिव्स में शादी करना उनका अलग होता है, तो कुछ ऐसे डिजीज भी होते हैं जो बहुत क्लोज जीन्स में अगर जो शादी होती है और उसके बाद जो बच्चे होते हैं तो फिर वो बाय बर्थ और फिर आफ्टर बर्थ वो डेवलप होने लगते हैं वो डिजीज। तो उनकी जानकारी आपको रहे, उस हिस्ट्री की आपको जानकारी रहे, इसके लिए ऑप्शंस रहते हैं कंसेंजुनिटी का कि है या नहीं है, उसका कोई पर्सनल हैबिट है या नहीं, गुटखा पान बीड़ी सिगरेट ऐसा कुछ नशा वो करता है या नहीं, ये सारी बेसिक्स आप उसकी हैबिट्स के बारे में और सारे डिटेल्स, क्या कंप्लेन लेकर के आया है, अगर उसे पेन हो रहा है तो किस तरह का पेन हो रहा है, मतलब पेन के बहुत सारे आप क्लासिफिकेशन टाइप्स देखोगे, शूटिंग, शार्प, थ्रॉम्बिंग, मतलब बहुत तरह का। उसके बाद पेन हो रहा है तो किस तरह का हो रहा है, मतलब रेडिएट करके नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, किसी और ऑर्गन के साइड जा रहा है, किसी और मसल्स में जा रहा है, या फिर नॉन रेडिएटिंग है यानी कि किसी भी तरह से रेडिएट नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें हम बारी बारी सारे जो हमारे लॉग बुक होंगे उसको हम फिल करेंगे और उसमें हम फिल करके फाइनल जब हमारा इंटर्नशिप खत्म होता है तो हर 15 दिन पे उसका जो होता है एग्जाम, वो आपका प्रेजेंटेशन होगा। प्रेजेंटेशन में आपका वही सारा कुछ देखा जाएगा कि हाँ आप एक केस प्रेजेंट करोगे, मैंने ये केस देखा, उसके अंदर ये था, पेशेंट इतने एज का था, उसने ये कंप्लेन लेके आया, कंप्लेन के साथ ऑन ऑब्जर्वेशन मैंने देखा उसका मतलब अगर चलने का दिक्कत है या उसको स्पीच प्रॉब्लम है या उसका बॉडी में कोई डिफॉर्मिटी या इम्पेयरमेंट है, स्ट्रक्चरल इशू है, ये सारी चीज़ें आप एक केस स्टडी की तरह प्रेजेंटेशन दोगे कि आपने उसको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या दिया, कितने दिन का दिया, उसमें आपने कौन कौन सी मोडालिटी यूज़ की,
उस मोडालिटी का इंटेंसिटी क्या था, फ्रीक्वेंसी क्या था, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए दिया आपने, क्या क्या इंटरवल में था, कौन सा मैनुअल थेरेपी दिया, कौन सा मैकेनिकल टेक्निक यूज़ किया आपने, ये सारे आप प्रेजेंटेशन में देते हो। तो इस तरह से आपका लॉग बुक फिल होता है, प्रेजेंट होता है और आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होती है। उसके बाद फाइनली आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिलता है। अब हम आते हैं कोर्सेज पे कि हमारा कोर्सेज क्या होगा। तो हम जो फर्स्ट सेमेस्टर में है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और सोशियोलॉजी जो है वो पढ़ते हैं, और कुछ हमारे जो फाउंडेशन कोर्स आते हैं वो होते हैं। फाउंडेशन कोर्स क्या होता है? अभी जो हमारा मेन है ह्यूमन एनाटॉमी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, वो सारे कोर्सेज के जो आपके इंटरनल के पेपर होंगे वो भी आपको करने हैं, एज वेल एज आपको प्रैक्टिकल और उसका एक्सटर्नल का पेपर भी आपको करना होगा। लेकिन जब हम फाउंडेशन कोर्स की बात करते हैं तो फाउंडेशन कोर्स वैसे कोर्स होते हैं जिसका एग्जाम आपको सिर्फ इंटरनल में देना पड़ता है, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। अब ये है कि जो हमारे इंडिया में हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है वो किस तरह का है, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। इसका प्रॉपर एक बुक होगा, इसके टॉपिक्स होंगे, इसके सब टॉपिक्स होंगे, चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन आपको इसका भी मिलेगा। लेकिन चेंजेस और डिफरेंस क्या देखने को मिलेंगे, इसका आपको एक्सटर्नल पेपर नहीं देना पड़ेगा। मतलब इसके जो मार्क्स हैं वो आपके इंटरनल पेपर के ही अकॉर्डिंग आपको दिए जाएंगे। आप बस टोटल एग्जाम अगर दोगे तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में 9 सब्जेक्ट्स का एग्जाम दोगे, जिसमें आपका इंटरनल में टोटल 9 पेपर्स होंगे। लेकिन जब आप एक्सटर्नल दोगे तो उसमें सिर्फ 4 पेपर होंगे, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं आपके एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और सोशियोलॉजी। अब इसके बाद जब हम एक एक सेमेस्टर वाइज आपको एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन से इंटरनल में पढ़ने हैं, कौन से एक्सटर्नल में पढ़ने हैं, उसको एक्सप्लेन करने के बाद मैं उसका सब टॉपिक भी आपको बताऊंगी कि अगर आप एनाटॉमी पढ़ते हैं तो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट और एज अ बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी परसुइंग स्टूडेंट आपको एनाटॉमी के अंदर कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसपे आपको मेनली फोकस करना होगा। तो ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का है। अगर हम सेकेंड सेमेस्टर का देखें तो उसमें भी आप ह्यूमन एनाटॉमी पढ़िएगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़िएगा और जनरल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्यों आता है? कई बार ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको कि ट्रीटमेंट का जरूरत है, रिहेबिलिटेशन का जरूरत है, पर इमोशनली वो इतने अनस्टेबल हैं, अगर किसी तरह का उनको डिफॉर्मिटी होता है। मतलब हम सिंपल देखें कि कोई एक पेशेंट है जो एक्सीडेंट में उसके लिम्ब खत्म हो जाते हैं, वो उसका पैर कट जाता है, उसका लिम्ब एम्प्यूटेट हो जाता है। वैसे केसेस में क्या होता है कि पेशेंट रिकवर तो हो जाता है फिजिकली, उसको हम रिकवर कर देते हैं, उसको हम व्हील चेयर दे देते हैं, उसको हम प्रोस्थेटिक्स लगा देते हैं, मे भी वो चलने भी लगता है प्रोस्थेटिक्स के हेल्प से। पर जो सोशल एक्सेप्टेंस होता है कि कई बार हम ना जो सोशली डिसेबल्ड होते हैं उनको हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। अरे ये तो इसके पैर नहीं है, इसको हम अपने साथ नहीं बैठाएंगे, अरे ये सुन नहीं सकता है, ये तो कान में मशीन लगाता है, अरे ये तो चश्मा लगाता है। ऐसे हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं। हम आमतौर पे हमारी सोसाइटी में ऐसे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। तो इस डिस्क्रिमिनेशन को हम कैसे ओवरकम करेंगे, ये हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजी में आता है। तो हम साइकोलॉजी में क्या करते हैं, पेशेंट का काउंसलिंग करते हैं कि आपके साथ जो एबनॉर्मलिटीज डेवलप हुई है, जो डिफॉर्मिटी या इम्पेयरमेंट आया है, उसको आप कैसे सोसाइटल एक्सेप्टेंस दिलाएंगे और कैसे आप उससे अपना डे टू डे लाइफ मॉडिफिकेशन के साथ लाइफस्टाइल आप अपना आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद आता है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं हम, जो हमारा मैकेनिक्स होता है, बायो का मतलब होता है लाइफ और मैकेनिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। तो हमारे बॉडी का जो मूवमेंट है, जो लाइफ में जो हम मूवमेंट कर रहे हैं, अभी मैं आपको बता रही हूँ तो मैं ऐसे पेन रोटेट कर रही हूँ, मैं स्क्रीन को ऐसे स्क्रॉल करने के लिए जिस पेन टैप के पेन को पकड़ी हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ यहाँ पे, वो एक मूवमेंट क्रिएट कर रहा है मेरे बॉडी में, और उस मूवमेंट को कौन एक्सप्लेन करता है, हमारा बायोमैकेनिक्स। तो ऑब्वियस है हमारे जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो मूवमेंट्स पे वर्क करते हैं कि कोई भी ट्रिक मूवमेंट क्यों कर रहा है, किसी का भी मूवमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्टेड क्यों है, रेंज ऑफ मोशन हमें प्रॉपर क्यों नहीं मिल रहा है, ये सारी हम बायोमैकेनिक्स में देखते हैं। कि कब ऐसे फिजिक्स में भी आपने 10th 12th में पढ़ा होगा, लीवर जो फर्स्ट ऑर्डर लीवर होता है, सेकंड ऑर्डर लीवर होता है, थर्ड ऑर्डर लीवर होता है, सेम वही एप्लीकेशन हम यहाँ भी अप्लाई करते हैं कि कैसे हमारा जो एल्बो का अगर मूवमेंट है तो इसमें कौन सा होगा, कौन सा हमारा पुली होगा, कौन सा हमारा मूविंग आर्म होगा, कौन सा हमारा सपोर्टिंग आर्म होगा, ये सारी चीजें हम बायोमैकेनिक्स में सीखते हैं। इसमें भी जो हमारा सेकेंड सेमेस्टर आता है, इसमें भी हमारे कुछ फाउंडेशन कोर्स होते हैं। अब फाउंडेशन कोर्स यहाँ पे क्या हुआ, सेम वही पैटर्न आ गया, इंटरनल एग्जामिनेशन में फाउंडेशन कोर्सेज होंगे और एक्सटर्नल में हमारे जो मेन जो 4 कोर्सेज हैं वो सारे होंगे। तो हम टोटल जो इंटरनल में पेपर है वो 7 पेपर देंगे, जिसमें कि हमारा मेडिकल टर्मिनोलॉजी एंड रिकॉर्ड कीपिंग आता है। ये होता क्या है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी और रिकॉर्ड कीपिंग उसको बोलते हैं जिसमें आप टर्म्स को पढ़ते हैं। आपने जो पेशेंट को देखा उसके बाद आपने उसका एक रिकॉर्ड बनाया, एक असेसमेंट के फॉर्म में। असेसमेंट के फॉर्म में जब आप रिकॉर्ड को रखते हो तो आप कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करते हो, जैसे कि पेन रेडिएट कर रहा है तो कहाँ रेडिएट कर रहा है, लोअर लिम्ब, L/L लिखते हो आप, या फिर आप ये करते हो कि अच्छा इसका
ओटोमी हुआ है, मतलब जैसे नेफ्रोटोमी हुआ है, तो मतलब ओटोमी जहाँ टर्म आता है OTOMY, ओटोमी ही बता रहा है कि रिमूवल ऑफ हुआ है। तो कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, टर्म्स होते हैं जो हमारे मेडिकल फील्ड में, मेडिकल लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं व्हेन वी ऑब्जर्व द पेशेंट, व्हेन वी असेस द पेशेंट। उसके बाद आता है PBL असाइनमेंट और ICT लर्निंग इंटीग्रेटेड सेमिनार। ये क्या होता है? इंटीग्रेटेड सेमिनार समझ में आ रहा है कि हाँ, सेमिनार जैसा कुछ है, यानी कि हमें प्रेजेंटेशन देना है, हमें डेमोन्स्ट्रेशन देना है। तो ये सारी चीज़ें असाइनमेंट वगैरह हमें मिलती हैं, जो प्रोजेक्ट्स हम बोलते हैं। इसमें कुछ रिसर्च पेपर रिलेटेड भी हो सकते हैं, कुछ आर्टिकल रिलेटेड भी हो सकते हैं, कुछ आपके केस सीरीज हो सकते हैं, केस स्टडीज हो सकते हैं। मतलब हमारा जितना भी प्रोजेक्ट रिलेटेड है असाइनमेंट, ये हमें कुछ कुछ, आपको पूरा प्रोजेक्ट करने के लिए नहीं कहा जाएगा। ऑब्वियस है, आपने कभी प्रॉपर अभी सेकंड सेमेस्टर में आप क्या ही पेशेंट देखोगे, तो जो आपके जो बेसिक्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, वो आपको इसमें सिखाए जाते हैं। अब आता है आपका सेकंड सेमेस्टर से शुरू हो जाता है क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन। ध्यान रहे, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन है, क्लिनिकल असेसमेंट नहीं है। मतलब आप क्लिनिक्स में जाओगे, आप हॉस्पिटल ड्यूटी करोगे, पूरे आपके एकेडमिक आवर होंगे जो एक दिन के कॉलेज के, उसमें 2 से 3 घंटे आपको क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा जाएगा। वहाँ आप पेशेंट का ऑब्जर्वेशन करोगे कि हाँ, ये पेशेंट, आपके सीनियर्स होंगे, वो आपको लीडरशिप प्रोवाइड कराएंगे, आपको मेंटोरशिप देंगे वो कि हाँ, ये पेशेंट आया है, इसकी ये केसेस है, आपको ऑब्जर्व करना है कि उसने जो प्रॉब्लम हम डायग्नोसिस कर रहे हैं, उसका हो सकता है कि नेक पेन तो बहुत ही केसेस में हो सकता है। जो हमारा PIVD अगर है, तो हम PIVD ही क्यों कह रहे हैं, कुछ और भी तो हो सकता है। हो सकता है स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस हो। तो इन सारे टर्म्स में जो डिफरेंसेस हैं, वो टर्मिनोलॉजी सिखाता है। लेकिन क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन हमें ये सिखाता है कि जो पेशेंट का डायग्नोसिस आया, वो क्या देख के आया, वो क्या ऑब्जर्व करके आया। ये हम क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में सीखते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम थर्ड सेमेस्टर में। सेम पैटर्न वही रहता है, थर्ड सेमेस्टर में भी कुछ फाउंडेशन कोर्सेज रहते हैं और कुछ मेन कोर्सेज रहते हैं। तो मेन हमारा जो हो जाता है पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, बायोमेकेनिक्स एंड काइनेसियोलॉजी, फाउंडेशन ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी एंड थेरेप्यूटिक मसाज। एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। पैथोलॉजी क्या होता है? पैथोलॉजी में हम मोस्टली ब्लड रिलेटेड जो हम जितने भी डायग्नोसिस करते हैं, जैसे CBC किसका कितना है, कितना हीमोग्लोबिन है, ब्लड शुगर क्या है, उसका यूरिन कल्चर करा रहे हैं, उसका स्टूल कल्चर करा रहे हैं, उसका सीमेन कल्चर करा रहे हैं। मतलब जितना भी हमारा कल्चर और डायग्नोसिस वाला ब्लड रिलेटेड डायग्नोसिस हो गया, सीरम रिलेटेड डायग्नोसिस हो गया, वो हमारे पैथोलॉजी में आता है। बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी आ गया, और माइकोलॉजी, मतलब इसके भी सब क्लासिफिकेशन है जो आपको BMLS या फिर BMLT एक कोर्स होता है, जिसके अंदर उसको बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है। ये लैब टेक्नीशियंस का रोल प्ले होता है। उसके बाद आता है माइक्रोबायोलॉजी। वही है, माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी होती है, उसमें हम सारे पैथोलॉजिकल कंडीशन, कौन सा जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, किस ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है, किसकी वजह से हमें कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। उसके बाद आता है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्यों पढ़ते हैं? अब कई सारे फिजियोथेरेपिस्ट जो है, उन्हें मेडिसिन की भी जानकारी होती है। क्यों? 2 केसेस हो सकते हैं, या तो आप अपने क्लिनिक चला रहे हो, तो आप पेशेंट का असेसमेंट कर रहे हो सकता है पेशेंट को कुछ ऑइंटमेंट का जरूरत हो, किसी तरह का पेन रिलैक्सेंट का, मसल रिलैक्सेंट का जरूरत हो। तो जब तक आपको मेडिसिन का नॉलेज नहीं होगा, आप कैसे प्रेस्क्राइब करोगे? तो फार्माकोलॉजी हमारा एक उसी पे बेस्ड सब्जेक्ट होता है, जिसमें हम मेडिसिन की स्टडी करते हैं। प्लस उसके साथ साथ क्या होता है कि अगर हम किसी ऐसे पेशेंट को देख रहे हैं जो रेफरल पे आया है, मतलब कोई ऑर्थो का डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिशियन है या पीडियाट्रिशियन है, उसने हमें एक पेशेंट भेजा कि हाँ, ये कंडीशन है, ये फ्रैक्चर हुआ था, इस पे मैं ये मेडिसिन चला रहा हूँ, अनहील्ड फ्रैक्चर है, इतने दिन का है, इसको अब रिहेबिलिटेशन में जाना है, इससे पहले कि कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाए, मसल गार्ड डेवलप हो जाए। हो सकता है आपको कुछ टर्म्स मेरे समझ में नहीं आ रहे होंगे, पर जैसे जैसे आप अपना स्टडी करोगे सेमेस्टर वाइज, आपको सारे टर्म्स क्लियर होंगे। और मे बी यू कैन चैट GPT कर लो, गूगल कर लो, ताकि आपको ईजी हो समझने में, अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप वहां पे क्या करोगे, जो मेडिसिन डॉक्टर चला रहा है, अब वो कौन से मेडिसिन चला रहा है, कौन से लोशंस दे रहा है, स्किन कंडीशन है तो आपको क्या उसमें प्रिवेंशंस लेने हैं, क्या आपको ऐसा प्रिकॉशंस देखने हैं कि नहीं, ये चीजें नहीं करनी है, अभी ये मेडिसिन चल रहा है, पेशेंट को ये चीज लगी हुई है, मान लीजिए स्लिंग लगा हुआ है, तो हाँ, स्लिंग लगा है, अभी डॉक्टर ने ये प्रेस्क्राइब किया है, स्लिंग लगाना है इतने दिन, तो हमें ये मूवमेंट नहीं कराना है। ये सारी चीजें आप ऐसे जानते हो, क्योंकि आप फार्माकोलॉजी नहीं जानोगे तो आप कैसे समझोगे कि आपको क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या आपको रिहेबिलिटेशन देना है। तो ये इंपॉर्टेंट एक चीज हो गया। अब आता है हमारा सेम बायोमेकेनिक्स एंड काइनेसियोलॉजी। बायोमेकेनिक्स में वहां पे हमने बेसिक्स जो फिजिक्स होता है, बेसिक्स जो मैकेनिक्स होता है, वो सारी चीजें हमने पढ़ी। अब यहाँ पे काइनेसियोलॉजी, यानी कि हम मसल मूवमेंट का, मसल का स्टडी, सारा मूवमेंट वगैरह हम स्टडी कर रहे हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि रेंज ऑफ मोशन है, रिस्ट्रिक्टेड है, तो उसको नॉर्मल में कैसे लाएंगे। अगर हमारा मसल है, उसका ग्रेड कम आ रहा है, तो उसको नॉर्मल ग्रेड पे कैसे लाएंगे। ये सारी चीजें हम बायोमेकेनिक्स एंड काइनेसियोलॉजी में पढ़ते हैं।
क्यू एंगल, बहुत सारे बॉडी में फिमोरल ट्रायंगल, ये सारे टर्म्स ऐसे सुनने में लगता है मैथ से रिलेटेड, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बस थोड़े से मैकेनिक्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं जिसको कि हमें अच्छे से पढ़ना है ताकि हम काइनेसियोलॉजी को सॉल्व कर सकें। अब आता है हमारा फाउंडेशन ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी एंड थेराप्यूटिक मसाज। ये क्या होता है? हम बेसिक है जो हमारा फिजिकल थेरेपी का या फिर किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट का जो बेसिक्स है, जो हमारा नींव है, कि हम थेरेपी कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। बहुत सारा मोड ऑफ थेरेपी है, एक्सरसाइज थेरेपी, मैनुअल थेरेपी, फिजिकल थेरेपी, मैकेनिकल थेरेपी। तो हमारे एक आता है एक्सरसाइज थेरेपी। एक्सरसाइज में भी फर्दर ढेर सारे आपको क्लासिफिकेशन इसमें पढ़े होंगे कि आप पैसिवली एक्सरसाइज करा रहे हो, मतलब आप जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो अपने कंफर्ट पोजीशन में आता है, पेशेंट को कंफर्ट पोजीशन में लेटाता है, उसके बाद वो बॉडी का मूवमेंट या एक्सरसाइज जो करवा रहा है। पैसिव हो गया। एक्टिव असिस्टेड है, मतलब पेशेंट थोड़ा सा तो खुद से कर रहा है पर थोड़ा सा आपको असिस्ट करना पड़ रहा है। एक हो गया एक्टिव एक्सरसाइज हो गया, यानी कि पेशेंट को बस आप सजेस्ट बता रहे हो, गाइड कर रहे हो, पेशेंट खुद ब खुद सारी चीजें परफॉर्म करना है। फिर आता है उसमें रेजिस्टेंस का इन्वॉल्वमेंट होता है, रेपिटेशन कितना होगा, कितना ड्यूरेशन होगा, कितना फ्रीक्वेंसी होगा, ये सारी आपको एक्सरसाइज थेरेपी में पढ़ाई जाती है। इसमें पोजिशनिंग कैसे होगा, पेशेंट अगर बेड रिडन है तो उसको कैसे पोजिशन में लेटाएंगे, ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा फाउंडेशन कोर्स, जिसका कि हम सिर्फ इंटरनल में पेपर देंगे, एक्सटर्नल हमें नहीं देना है, पर पढ़ना तो है, और पढ़ना है तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। और वो टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी, जिसको शॉर्ट में आप IQPS का एग्जाम है बोलोगे। ये काफी टफ एग्जाम जाता है। हमारे कॉलेजेस में ये बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स थे जो क्वालिफाई करते थे, एंड आई एम थैंकिंग टू गॉड कि आई एम वन ऑफ दोज हु क्वालिफाइड दिस सब्जेक्ट इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, और बहुत ही अच्छे नंबर से। आई वॉज द टॉपर इन दिस सब्जेक्ट, सारे में नहीं, हाँ पर इसमें थी। तो ये सब्जेक्ट हमें क्या बताता है कि हम कैसे डील करते हैं, किसको, जो इमरजेंसी केयर है। हम CPR देना सीखते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट में क्या रिक्वायर्ड होता है वो सीखते हैं, इमरजेंसी केसेस है, बर्न का केसेस है, स्नेक बाइट का केस है, मतलब बेसिक आपका जितना भी है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आपको, इन्फेक्शन कैसे कंट्रोल करते हैं, हैंड हाइजीन, सब कुछ आपको, बेडसोर मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। उसके बाद आपका फिर से आता है थर्ड सेमेस्टर में क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। वहां भी आप बोलोगे कि ऑब्जर्व भी कर रहे हैं हम लोग 3 सेमेस्टर से, तो जी हाँ, ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अ फिजियोथेरेपिस्ट। आप ऑब्जर्व करोगे तभी आप सीखोगे कि पेशेंट हमारा कैसे ठीक हो रहा है, किन प्रॉब्लम्स को लेकर आया है। तो यहाँ भी आप ऑब्जर्वेशन करते हो, और इन द गाइडेंस ऑफ सीनियर्स आपको थोड़ा थोड़ा मैनेजमेंट करना भी यहाँ से सिखाना शुरू कर दिया जाता है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो कोई आपका सीनियर जो होगा या आपकी जो गाइड होंगी, वो आपको अंडर हिज और हर ऑब्जर्वेशन वो आपको पेशेंट को ट्रीट करने को भी देती हैं, साथ साथ में आपको मोडालिटी यूज करने को भी देती हैं, बताती हैं कि हाँ इस तरह से ऐसे मोडालिटी या स्टिमुलेटर इन पे यूज करना है। तो थर्ड सेमेस्टर में आपका हो गया खत्म। अब आते हैं हम फोर्थ सेमेस्टर पे। फोर्थ सेमेस्टर में कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, और कौन से ऐसे फाउंडेशन कोर्स हैं जिसमें आपको सिर्फ इंटरनल एग्जाम देना होगा। तो एक्सरसाइज थेरेपी, अगेन अब हमारा एक्सरसाइज थेरेपी का जो है वो डिटेल्ड में जाएगा, मतलब कि जितने भी टेक्निक है, रेजिस्टेड एक्सरसाइज, असिस्टेड एक्सरसाइज, उसके फर्दर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, इसेंट्रिक, कंसेंट्रिक, ये सारे डिटेल्ड एक्सरसाइज थेरेपी, सारे टेक्निक्स, मैनुअल टेक्निक्स, जॉइंट मोबिलाइजेशन, मसाज थेरेपी, पेट्रीसाज, सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। बायोफिजिक्स ऐसे तो पढ़ने टाइम बहुत टफ लगता है, क्योंकि आपका फिजिक्स और मैथ्स से काफी दूर तक नाता छूट जाता है। जब आप मेडिकल में आते हो आपको लगता है हाँ हमें तो बस बायो पढ़ना है, पर ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा हमें बायोफिजिक्स पढ़ना होता है। इसमें हम पढ़ते हैं कि हाँ जो हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं उसमें किस तरह के ट्रांसफॉर्मर्स यूज हो रहे हैं, अगर कोई मशीन्स है तो उसमें क्या फ्रिक्वेंसी है, कौन सा करंट है, कितने टाइप ऑफ करंट होते हैं, कैसे उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, उसका फ्रिक्वेंसी कितना रखते हैं तो वो कैसे परफॉर्म करता है, कैसे मतलब हर हम जो फिजिक्स है हमारा वो सारा चीज इसमें आता है। अब आता है इलेक्ट्रोथेरेपी। बायोफिजिक्स हम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम इलेक्ट्रोथेरेपी को भी अच्छे से समझ सके। इलेक्ट्रोथेरेपी में जितने भी इलेक्ट्रो मोडालिटी है हमारे, वो सारे इक्विपमेंट्स के केयर, मैनेजमेंट, यूज, इन सब को हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो अभी तो बहुत सारे एडवांस टेक्निक वाले इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटी आ गए हैं, तो हो सकता है बेसिक से सीखो, और आपको अगली बार जब आप अपना क्लिनिक खोलो या फिर आप किसी अदर हॉस्पिटल या क्लिनिक में जाओ काम करने, तो आपको वहाँ पे मॉडिफाइड मशीन्स मिले, मॉडिफाइड इक्विपमेंट मिले, तो उसके लिए घबराना नहीं है। आपने बेसिक्स पे अगर ट्राई किया है, आपको धीरे धीरे वहाँ पे गाइडेंस मिलेगा, आपको वो आ जाएगा। इलेक्ट्रोथेरेपी फोकस करता है, इलेक्ट्रोथेरेपी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, टाइम इंटरवल, इन सारी चीज़ों पे। जब आप मोडालिटी पढ़ोगे तो आपको उसको यूज, उसके प्रोज एंड कॉन्स सारी चीज़ें बताएंगी, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। अब आता है हमारा फाउंडेशन कोर्स, मेडिकल फिजियोथेरेपी, लॉ एंड एथिक्स। अब ये क्या होता है?
ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी इंटर्नशिप में। कई बार ऐसा होता है वर्बल चीज़ें समझते हैं हम, नेताओं वाली भाषा यूज़ करते हैं। बहुत सारे नेता बड़े बड़े वादे करते हैं और हमारे पास कुछ भी रिटर्न नहीं होता है कि हम उनको ये दिखाएं, हाँ आपने तो हमसे ये प्रॉमिस किया था, आप इससे कैसे मुकर गए। तो मेडिकल में ऐसा ना हो, क्योंकि किसी भी पर्सन के, किसी भी पेशेंट के, क्लाइंट के लाइफ का वहाँ बात हो रहा है, उसके जीवन का, उसके लाइफस्टाइल का वहाँ पे एक तरह से सौदा कहिए कि चल रहा है। तो कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहेगा और कोई भी इसको लाइटली नहीं। तो इसके लिए हमने बनाया मेडिकल लॉ या फिर फिजियोथेरेपी लॉ एंड एथिक्स। हर डिपार्टमेंट का अपना अपना है। नर्सिंग के भी लॉ है, एथिक्स है, पैरामेडिक्स के भी लॉ एंड एथिक्स है, वैसे ही फिजियोथेरेपी के लॉ एंड एथिक्स है। डॉक्टर्स के लिए है, सर्जन्स के लिए है। तो इसके कुछ नॉर्म्स होते हैं। कंसेंट पेपर, जिसके बारे में आप समझोगे कि हाँ पेशेंट से कंसेंट लेना होता है। नॉट अ वर्बल कंसेंट। मेडिकल में कभी भी वर्बल अगर आपको पेशेंट बोल दे कि हाँ अभी आप मेरा ये वाला एक्सरसाइज करा दीजिए, हमको अच्छा लग रहा है, और अगर उसका फ्रैक्चर हो गया, अनहील्ड फ्रैक्चर है, आपने मूवमेंट कराया, फ्रैक्चर फिर से हो गया, रिकरिंग फ्रैक्चर हो गया, अब वहां पे आप कैसे साबित करोगे कि आप पेशेंट का कंसेंट ले चुके थे। तो इसलिए आपका वर्बल कंसेंट आता है। कई बार ऐसे आते हैं मेडिको लीगल केसेस होते हैं, जैसे किसी ने जहर खा लिया, किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, कोई मारपीट झगड़ा करके आ गया, तो उनके लिए भी कुछ कंसेंट पेपर होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। वो सारी चीजें हम प्रॉपर, जैसे इंडिया के लिए बहुत सारे नॉर्म्स रूल्स जो बाकी फॉरेन कंट्री है उससे अलग है, वो सारी चीजें हम देखते हैं। अब आता है क्लिनिकल एजुकेशन। ओके, तो फाइनली आपका वेट खत्म हुआ। आपने कहा ऑब्जर्वेशन 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 ऑब्जर्वेशन, कंटिन्यूअसली आपका ऑब्जर्वेशन चल रहा है। लेकिन अब आप आ रहे हो क्लिनिकल एजुकेशन। फाइनली आपका इंतजार खत्म होता है। आप पेशेंट को ट्रीट करना सीखना शुरू कर लेते हो कि हाँ हम, अब मेरे को ये एक पेशेंट मिला है, मुझे इसका अगर 10 दिन का उसका सेशन है, उसमें मुझे ये प्रॉब्लम है उसका, और कि ये मोडालिटीज है, ये एक्सरसाइज है, ये तो सारी मैंने पढ़ ली। अब उसको मैं प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उसको अप्लाई करोगे। हाँ, हो सकता है आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में गलती हो, तो उसके लिए आपको गाइडेंस वहाँ पे मिलता है। प्रॉपर आपके सीनियर्स होते हैं, आपके प्रोफेसर्स होते हैं, आपके क्लिनिकल फैकल्टीज होते हैं, वो सब आपको गाइड करेंगे। पर यहाँ से आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर शुरू हो जाता है 5th सेमेस्टर में कि वहाँ पे हमें कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। और जो जैसे फाउंडेशन कोर्सेज थे हमारे, जिसका हम इंटरनल पेपर देते थे और एक्सटर्नल एग्जाम नहीं होता था, तो वैसे ही यहाँ पे कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम, यानी कि वही बात है फाउंडेशन कोर्स की तरह है। आपका एक्सटर्नल पेपर इसका नहीं होगा, सिर्फ आपके इंटरनल असेसमेंट इसके होंगे। पहला सब्जेक्ट है क्लिनिकल ऑर्थोपेडिक एंड ट्रोमेटोलॉजी। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, जितना भी फ्रैक्चर रिलेटेड हमारा, मतलब आपका स्टार्टिंग तो होगा जैसे क्लिनिकल ऑर्थोपेडिक के बारे में कि ऑर्थोपेडिक कंडीशंस कौन कौन से होते हैं, बोन्स क्या होता है, मस्कुलोस्केलेटन स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, बोन का क्लासिफिकेशन क्या होगा, जॉइंट क्या होता है, जॉइंट के मूवमेंट कितने तरह के होते हैं, मूवेबल कौन सा है, इमूवेबल कौन सा है। ये जितना भी हमारा बेसिक है, हमारा फाउंडेशन है ऑर्थोपेडिक को लेकर के, वो हम पढ़ेंगे। प्लस ट्रोमेटोलॉजी, ट्रॉमा यानी कि इंजरी, और लॉजी का मतलब आप जानते हैं स्टडी होता है। तो जितनी भी इंजरीज हैं, फ्रैक्चर हो गया, और क्या होता है बोन से रिलेटेड, केस करिए जैसे हमारा PIVD हो गया, हमारा किसी भी तरह का डिस्क हर्निएशन हो गया, और भी केसेस हो गए जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया। ये सारे बोन रिलेटेड, मस्कुलोस्केलेटन रिलेटेड, मसल हमारा किसी तरह का डिफॉर्मिटी में जा रहा है, ये सारे हमारे इंजरीज की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो सब हम ऑर्थोपेडिक्स एंड ट्रोमेटोलॉजी में पढ़ते हैं। अब आता है अगला सब्जेक्ट जनरल सर्जरी इंक्लूडिंग बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी एंड ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनोकोलॉजी। नाम काफ़ी लंबा लग रहा है पर ऐसा कुछ है नहीं। जनरल सर्जरी में हम वो सारी सर्जरीज के बारे में पढ़ते हैं, जनरली जो अपेंडिसाइटिस हो गई, और क्या कहते हैं स्टोन का हो गया, कोलिलिस्थेसिस हो गया, और हर्निया हो गया। ये सारी चीज़ें, किसी का जो स्क्रॉटल का किसी तरह का सर्जरी हुआ है, किसी का वजाइना का कुछ सर्जरी परफॉर्म किया गया है, वो सारे जनरल सर्जरीज में हम पढ़ते हैं। बर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो बर्न का केस आता है ना, कभी भी आप देखोगे कि कोई भी अगर जब बर्न का केस होता है तो इसमें तो पहले डिग्री क्लासिफिकेशन होगा, 1st डिग्री बर्न है, 2nd डिग्री बर्न है, और 3rd डिग्री बर्न है, या फिर 4th डिग्री बर्न है। प्रॉपर आप इसको पढ़ लिए। अब क्या होता है, जो हॉस्पिटलाइज्ड केस होते हैं वो मोस्ट ऑफ होते हैं हमारे 3rd डिग्री बर्न, 4th डिग्री बर्न होते हैं। अब ये बर्न जो एरिया होता है वो कॉन्ट्रैक्चर डेवलप करता है, वहाँ पे ना मसल गार्ड बनने शुरू हो जाते हैं, स्किन सिकुड़ा सिकुड़ा रहता है, टाइट होने लगता है स्किन, मूवमेंट नहीं कर पाता है पेशेंट।
वहाँ पे आता है हमारे फिजियोथेरेपिस्ट का रोल कि हम मूवमेंट कराते हैं विथ मिनिमल पेन, मतलब पेन पेशेंट को कम से कम हो। पेन जब पेशेंट बता रहे हैं कि हाँ नहीं ये मूवमेंट करने पे मुझे पेन हो रहा है, उसका मैनेजमेंट करते हुए हम बर्न के केसेस को रिहेबिलिटेट करते हैं, उनके डेली लाइफ को वापस से नॉर्मल करने में हेल्प करते हैं। कई बार आपका मूवमेंट कराते वक्त पेशेंट का जो ब्लड है वेन ऐसे फट जाता है, उसमें से ब्लड आने लगता है। वो अभी आपको सुन करके लगता होगा हाँ कैसे करते हैं, कुछ लोग डरेंगे, कुछ लोग एक्साइटेड फील करेंगे, लेकिन जब वो पेशेंट ठीक होता है तो बहुत 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 अच्छा फील होगा आपको, क्योंकि आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल बन रहे हैं तो ऑब्वियस है आप लोगों का भला चाहते हैं, आप अच्छा करना चाहते हैं, उनको आप बेहतर से बेहतर और नॉर्मल से नॉर्मल उनके लाइफ को आप स्टैब्लिश करने में हेल्प करते हैं। तो बर्न का एक कॉम्प्लेक्स केस आपको वहाँ पे बताया जाएगा, दिखाया जाएगा और आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। प्लास्टिक सर्जरीज के केसेस होते हैं तो इसमें मोस्ट ऑफ आपको इजीली केसेस देखने को नहीं मिलेंगे। ऑब्स्टेटिक्स का केस है, गायनाकोलॉजी का केस है, प्रसूति विशेषज्ञ बोलते हैं। जैसे बहुत सारी ऐसी पेशेंट्स है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और प्री प्रेगनेंसी, मतलब जब वो उनका स्टार्टिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो उन्हें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, कैसे उनको मॉडिफाई करना है अपने मूवमेंट को, उन्हें सिटिंग पोजिशन में जाना है या उन्हें साइड लाइन में रहना है तो कैसे रहना है, पिलो का यूज़ करना है, एक्सरसाइजेज उन्हें करने हैं, उन्हें अपने लंग्स को सपोर्ट बनाना है, लंग्स का उन्हें कैपेसिटी, लंग्स का वॉल्यूम उन्हें नॉर्मल करना है, उन्हें बेहतर इंप्रूव करना है लंग्स कैपेसिटी, उसका कैसे मैनेजमेंट होगा, ये सारी चीज़ें। पोस्ट जो होता है, पोस्ट डिलीवरी केसेस जो होते हैं उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ जैसे बच्चे होने के बाद बहुत सारी महिलाओं का जो वेजाइनल एरिया होता है वहाँ के मसल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं। वीक होने की वजह से जो यूरिनरी ब्लैडर है हमारा वो वीक हो जाता है, हमारा जो पेल्विक मसल्स है, पेल्विक गर्डल है वो वीक हो जाता है। उसको कैसे स्ट्रेंथन करना है ये हम सिखाते हैं पेशेंट को। केगल्स एक्सरसाइज का प्रैक्टिस कराते हैं ताकि जो ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस है, ब्लैडर बॉल इनकॉन्टिनेंस होता है, बच्चे होने के बाद क्या होता है, ढीला हो जाता है मसल, यूरिन कंट्रोल नहीं होता है, यूरिन लीक होने लगता है, या यूरिन जब तक वो अर्ज होता है और वो वॉशरूम रेस्टरूम तक जाती हैं तब उससे पहले ही उनका लीक हो जाता है। तो उस समय हमें केगल्स एक्सरसाइज करा के ट्रेन करना पड़ता है, ब्लैडर मसल को ट्रेन करना पड़ता है, पेल्विक फ्लोर को ट्रेन करना होता है। ये सारी चीज़ें हम ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी में जो ओल्ड एज औरतें हैं, मेनोपॉजल जो फेज को देख रही हैं, उनको कैसे अपने बॉडी के जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं उसकी वजह से बॉडीली चेंजेस बहुत सारे आते हैं, उसको कैसे इंप्रूव करना है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। अगला आता है जनरल मेडिसिन, पेडियाट्रिक्स एंड साइकेट्री। साइकोलॉजी हमने पढ़ा तो एकेडमिक्स में पढ़ा, हमने काउंसलिंग करना सीखा, प्लस उस काउंसलिंग को जब हमने सीखा तो हम कैसे पेशेंट पे अप्लाई करते हैं और उसमें और क्या क्या मॉडिफिकेशन होता है ये हम साइकेट्री में पढ़ते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम देखते हैं जैसे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, टर्म्स थोड़ा सा लगता है नया सा कि ये क्या होता है, मतलब बीमारियां तो सुनिए कि किसी को शुगर हो गया, किसी को बीपी का प्रॉब्लम है, किसी को कैंसर है, इतनी बड़ी बीमारियों का हम प्रॉब्लम सुने, लेकिन साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर ये क्या होता है। पर अभी जब हम पेशेंट डील करते हैं, आज के जो हमारे जो हॉस्पिटल्स में हम जो रिहेबिलिटेशन करते हैं या जितने भी पेशेंट देखते हैं उसमें मोस्ट ऑफ केसेस आपको साइकोसोमेटिक डिसीजेस के मिलेंगे। ये साइकोसोमेटिक डिजीज होता क्या है, इसमें क्या होता है कि जो भी पेशेंट है उसको हो सकता है कि वो प्रॉब्लम ना हो, या हो सकता है कि वो प्रॉब्लम थोड़ा कम हो या इतना ना हो जितना वो हाइप कर रहा है, जितना वो उसके प्रति डरा हुआ है, घबराया है या परेशान है, चिंतित है, वो होता है जो उसकी अंतरात्मा को इतना तकलीफ पहुंचा रहा है कि वो अपने आप को बीमार और ग्रसित महसूस कर रहा है। जैसे इसमें एग्जांपल्स अगर देखें हम तो ओसीडी होता है। कई बार ऐसा होता है, आप सुने होंगे ओसीडी, हमारे जो जेनजीज स्टूडेंट्स होंगे वो तो ऑब्वियस है ओसीडी जानते होंगे। जितने भी सामान रखे हुए हैं वो अगर प्रॉपर सही वे में अच्छे से सेग्रीगेट नहीं किए हो या फिर अच्छे से अरेंज्ड नहीं हो तो ओसीडी का प्रॉब्लम होता है। कई बार साफ चीज़ों को आप देखोगे जो घर की महिलाएं होती हैं, ऑब्वियस है हम ये कभी डिस्कस नहीं करते, हम ये कभी ऑब्जर्व ही नहीं करते। हम ओबीडी में भी पेशेंट आते हैं, इंजरी देखते हैं, डिजीज देखते हैं, डायग्नोसिस देखते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखते हैं और हम मैनेजमेंट शुरू करते हैं। पर एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपका ये मेन रोल है, आपको साथ साथ ये चीज़ें भी देखनी है कि ये कोई भी प्रॉब्लम जो है, कोई भी छोटी बीमारी या बड़ी बीमारी किसी भी व्यक्ति के मानसिकता को, इमोशंस को, उसके सोशल रेपुटेशंस को कैसे अफेक्ट कर रहा है कि वो डिप्रेशन में जा रहा है, एंजाइटी डेवलप हो जा रहा है, उसे पैनिक अटैक आ रहा है। अब इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं।
कई बार अपने घर में आपने नोटिस किया होगा, आपकी जो मम्मी होंगी, दीदी होंगी, या बहुत सारी ऐसी मैरिड वुमेन होंगी, या मे बी अनमैरिड में भी ये दिखता है, पर मोस्टली आप मैरिड केसेस में देखेंगे कि वो क्या होता है कि कुछ चीज़ें साफ होती हैं, मतलब आपके नज़रिए से वो साफ है, पर उसको अगर किसी ने टच कर दिया या उसमें एक डॉट जैसा लग गया, उसको रिपीटेड मोड पे उसको क्लीन किए जा रही है। फिर क्या हो रहा है, एक ही काम के लिए वो 4 बार जा रही है, फिर वो भूल जा रही है, फिर वापस आ रही है। ये सारे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। इसमें मेनली जो है वो पेशेंट को बहुत ज़्यादा मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, उन्हें थोड़ा सा साइकोथेरेपी चाहिए, उन्हें थोड़ा साइकेट्री ट्रीटमेंट चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, उन्हें इमोशनल काउंसलिंग चाहिए, ताकि वो अपने इन प्रॉब्लम्स को, आखिर वो डिसऑर्डर जो है वो क्यों डेवलप हो रहा है, किन प्रॉब्लम्स की वजह से वो ऐसी बनती जा रही है, इस पे बात करना जरूरी होता है। और कई बार हमने देखा है कि कई प्रॉब्लम्स तो पेशेंट के ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन से ठीक हो जाते हैं। अगर आप बेहतर उनसे कम्युनिकेशन डेवलप करते हैं तो वो ठीक होकर के आपके पास से सेटिस्फाई होकर जाते हैं। और यही कारण है कि स्टार्टिंग में आपको बताया गया कि एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट बनने का यही निशानी है कि आपने आपके पेशेंट से अच्छा कम्युनिकेशन डेवलप किया। मतलब आपका जो पेशेंट आपके पास आ रहा है वो आपको बहुत ही ईजी वे में आपसे कंफर्टेबल होकर आपसे अपने सारे प्रॉब्लम्स को शेयर कर पा रहा है, वो बता पा रहा है कि हाँ मुझसे ये सारे। अब ये क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में अगर इसको छोड़ दिया जाए, अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है जो कहता है मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है और मैं माइग्रेन के लिए दवा खाती हूँ, आप अगर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, इसको रिहेबिलिटेट करिए। आप क्या करते हो, उसको मोडालिटी लगाते हो, उसको वो अपना दवा उसको बोलते हो कि आप नहीं खाओ। और उसके साथ प्रॉब्लम क्या होता है, जब वो दवा नहीं लेता है उसको इंसोम्निया हो जाता है, वो रात भर सोता नहीं है, उसको नींद ही नहीं आता है, वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे हार्मोनल इशू होने लगते हैं, उसके मूड स्विंग्स होने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे सोल से रिलेटेड है, हमारे माइंड से रिलेटेड है। माइंड में सारी प्रॉब्लम हो रही है जो हमारे सोल को अफेक्ट कर रही है। तो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर वही हुआ जो माइंड से रिलेटेड है, सोल को प्रॉब्लम कर रहा है। साइको मीन्स माइंड, सोमेटिक सोल, एंड डिसऑर्डर मीन्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। प्रॉब्लम इज नॉट वन प्रॉब्लम और 2 प्रॉब्लम, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से उसका मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर हो जा रहा है, उसका रूटीन बिगड़ जा रहा है, वो ओबीज हो जा रहा है, उसका वजन अचानक से बढ़ जा रहा है, उसका थायराइड बढ़ जा रहा है। तो मोस्ट ऑफ केसेस अब आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। इसलिए हमारा साइकेट्री, साइकोथेरेपी, साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें पढ़नी भी बहुत ज़रूरी हो गई हैं। अभी आप ये देखते हो कि थेरेपिस्ट को जाके मिलो। कई बार ऐसा होता है आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते हो, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हो, आप अपने नॉर्मल लिविंग्स में सर्वाइव नहीं कर पाते हो, तो हम देखते हैं कि हाँ उसने वो गया और वो थेरेपिस्ट के पास गया। वही थेरेपिस्ट होते हैं जो साइकोथेरेपी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम इसमें पढ़ेंगे। इसका जो डॉक्टर्स होते हैं वो साइकियाट्रिस्ट भी होते हैं, पर साइकोथेरेपी हमें भी पढ़ना होता है, क्योंकि पेशेंट तो जिस भी डॉक्टर के पास जाएगा हर डॉक्टर को काउंसल करना होता है, तो काउंसलिंग तो हर जगह जरूरी है, इसलिए साइकियाट्री इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कम्युनिटी मेडिसिन। कम्युनिटी मेडिसिन होता क्या है, हम कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन कराते हैं। कैसे? जैसे हम कोविड का एग्जाम्पल लेते हैं। कोविड आया, कोविड पैंडेमिक डिजीज था, पूरे ग्लोबली वो फैला। अब हम जहाँ हैं एज अ वर्किंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल, हम अपने एरिया में देखते हैं कि 50 लोग कोविड से ग्रस्त हैं। अब है कि हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम एक पेशेंट को जाके ठीक करेंगे फिर दूसरे, हमें ये देखना है कि हम ऐसा मैनेजमेंट प्रोटोकॉल सेट करेंगे कि कम्युनिटी बेसिस पे मैनेजमेंट हो। तो हमने क्या किया, हमने क्वारंटाइन करने के लिए एक ही बड़े जगह पे अलग अलग चैम्बर्स बना दिए, चैम्बर में एक पेशेंट हो गए। तो ग्रुप ट्रीटमेंट चल रहा है एज वेल एज वहाँ पे इंडिविजुअल ट्रीटमेंट भी देखने को मिल रहा है। अब एसेस कैसे है आपका एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, आप अकेले हो, आप वहाँ जा रहे हो, आप हर चैम्बर में विथ प्रोटेक्शन जो आपका रिक्वायर्ड है कि आपने कितने डिस्टेंस मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें जो हमने कोविड के दौरान सीखी थी अपने सेल्फ प्रिकॉशंस के लिए, वो सारे मेंटेन करते हुए आप मैनेजमेंट कर रहे हो। जेरियाटिक्स हैंडलिंग में जाओगे, आप किसी ओल्ड एज होम में जाते हो, वहाँ पे आप हैंड हाइजीन सिखाते हो, आप सैनिटरी हाइजीन सिखाते हो। ये सारी चीज़ें आपकी कम्युनिटी मेडिसिन में आती है कि आप ग्रुप एज वेल एज इंडिविजुअल ट्रीटमेंट करना वहाँ पे सीखते हो। अब आता है वैसे सब्जेक्ट्स जो फाउंडेशन कोर्स है, या फिर ये कहें कि जो यूनिवर्सिटी एग्जाम जिनके नहीं होंगे, जिनके सिर्फ इंटरनल पेपर होंगे। इसमें आता है इवैल्यूएशन मेथड एंड आउटकम मेजर। ये क्या होता है, अब किसी पेशेंट का हमने असेसमेंट लिया, उसके बाद हमने उस थ्रू आउट असेसमेंट में उसको कैसे इवेलुएट किया, कौन से हमने स्पेशल टेस्ट परफॉर्म किए कि हमें पता चला कि हाँ अगर उसका शोल्डर में पेन है, अगर उसका कैप्सूल टाइट है तो क्या है, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस है या फिर हम उसको शोल्डर इम्पिंजमेंट है, कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। कुछ तो हमारे टूल्स होंगे, कुछ तो हमारा आउटकम आएगा कि हाँ इस वजह से। तो ये हमारा
इन सब चीज़ के अंदर हम पढ़ते हैं कि इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, कौन सा ऐसा स्पेशल टेस्ट है, कौन सा न्यूरोलॉजिकल टेस्ट है, फिर हम जो आउटकम मेजर है उसमें कौन सा फंक्शनल डिफॉर्मिटी है, स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है, किस तरह का इम्पेयरमेंट है, डिसेबिलिटी है तो कौन सा ग्रेड का है, किस तरह का डिसेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। अब एक ये ओवरव्यू देता है। अगला आता है डायग्नोस्टिक इमेजिंग फॉर फिजियोथेरेपिस्ट। डायग्नोस्टिक इमेजिंग ऑब्वियस है, आपने किसी पेशेंट को देखा, वो अपना एक्सरे लेके आया, वो एक बार गया ऑर्थोपेडिशियन के पास, उसका फ्रैक्चर हुआ था, उसे प्लास्टर लगा, उसका फ्रैक्चर हील हो गया, उसके बाद फिर वो अपना पुराना एक्सरे लेकर के आपके पास आता है कि हाँ मेरा फ्रैक्चर तो हील हो गया पर मेरा एल्बो ऐसे घुमा हुआ जैसा है। पेशेंट आपको ज़्यादा मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नहीं बोलता है, वो आपको अपने सिंपल जेन्युइन लैंग्वेज में, अगर भोजपुरी बोलने वाला पेशेंट है या गाँव का पेशेंट है तो वो तो और आपको एकदम लिटरल वर्ड्स यूज करके बताएगा, समझना आपको अपने हिसाब से होता है। तो वो बोलेगा मेरा हाथ तो सीधा ही नहीं हो रहा है, मेरा हाथ ऐसे मुड़ा ही रह रहा है, हम ऐसे लटकाते हैं तो भी नहीं होता है। तो वैसे केसेस में आप कैसे पता करोगे कि उसका फ्रैक्चर हुआ था तो उसका क्या लगा था, नेलिंग हुआ था, प्लेटिंग हुआ था, के वायर लगा था, और भी बहुत सारे तरह के प्लेट्स होते हैं, बहुत तरह के नेल्स होते हैं, वो लगा था या फिर ऐसे ही हुआ था, ओपन रिडक्शन हुआ था, क्लोज रिडक्शन हुआ था, ये सारे डिटेल्स आपको कैसे पता चल रहे हैं? आप जो है प्री एंड पोस्ट सर्जरीज के डायग्नोस्टिक इमेजिंग्स देख रहे हो। अगर आपके पास सिटी स्कैन है, एमआरआई है, न्यूरो का केस है, एमआरआई देख सकते हो। अगर किसी ऑर्थोपेडिक केस है, अगर एक्सरे में दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप वही एमआरआई देखते हो, सिटी स्कैन देखते हो, और मतलब सोनोग्राफी का जो इमेजिंग है या फिर इम्प्रेशंस है वो वो सारी चीज़ें आप सीखोगे तब तो आप उसको कंक्लूड कर पाओगे कि हाँ उसमें लिखा क्या है या प्रॉब्लम कहाँ है। तो ये सारी चीज़ें हम डायग्नोस्टिक इमेजिंग के अंदर पढ़ते हैं। फिर आता है हमारा सेम क्लिनिकल एजुकेशन। हर सेमेस्टर में आपको एक रोटेटरी ड्यूटी लगती ही है, चाहे वो 1 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, 3 घंटे की हो, ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी होता है, पर आपका क्लिनिकल एजुकेशन वहाँ पे चल रहा होता है। साथ साथ में आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है। क्यों मिलता है? आप जो हर सेमेस्टर में पढ़ रहे हो उसको कहीं तो इम्प्लाई करोगे ना, इम्प्लीकेट करने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ें मैं जो सीख रहा हूँ वो मुझे प्रैक्टिकली अप्लाई करने आ रहा है या नहीं, या मैं पेशेंट्स पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ अपने टेक्निक्स को तो वो सही तरीके से हो पा रहा है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप क्लिनिकल एजुकेशन में पेशेंट के रिहेबिलिटेशन के थ्रू, पेशेंट के मैनेजमेंट के थ्रू आप अपने आप को इवेल्युएट करते हो, आप खुद को भी देखते हो कि हाँ आपने कितना सीखा, कितना आप अप्लाई कर पा रहे हो। उसके बाद आता है हमारा 6th सेमेस्टर। 6th सेमेस्टर में हम क्या क्या पढ़ते हैं? फिजियोथेरेपी इन ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पोर्ट्स। अभी सेम आता है कि हमने अभी तो ऑर्थोपेडिक्स एंड ट्रॉमेटोलॉजी पढ़ा, फिर ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पोर्ट्स। हाँ, क्योंकि मेरा अब यहाँ जो है 6th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, इसके बाद से जो हमारा चल रहा है वो हमारा स्पेशलाइजेशन का चल रहा है। हमने बेसिक सारी चीज़ें पढ़ ली, हमने वो चीज़ें पढ़ी जिससे सारे हमारे मैनेजमेंट होते हैं। मतलब हमने ये तो जाना कि मूवमेंट कैसे हो रहा है, पर मूवमेंट जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, किसी बोन में हो रहा है, मसल में हो रहा है, और हो रहा है तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम है, ये स्पेशलाइजेशन बताता है। अगर हम किसी न्यूरो का केस देख रहे हैं, नर्व रिलेटेड कोई देख रहे हैं, वो न्यूरो का है। अगर किसी हड्डी या मसल से जुड़ा हुआ देख रहे हैं तो वो ऑर्थो का केस है। किसी बच्चे का केस देख रहे हैं हम, डेवलपमेंटल डिले है तो वो माइलस्टोन का केस है, वो पेडियाट्रिक का केस है। तो ऐसे क्लासिफिकेशन हो जाता है। तो फिर हम अलग अलग क्लासीफाई करके वार्ड ड्यूटी में जब जाते हैं तो हर वार्ड में अलग अलग पेशेंट देखते हैं, उसी का डिटेल एक्सप्लेनेशन हमारा इसमें होता है। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, मैंने बताया था जितने सारे एथलीट्स होते हैं, बैडमिंटन प्लेयर हो गए, क्रिकेट प्लेयर हो गए, या फिर बहुत सारे ऐसे जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो स्टंट वगैरह करते हैं परफॉर्म, तो उनके अपने पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। क्यों होते हैं? अब क्या होता है ड्यूरिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटी क्या होता है, कभी कभी क्रैम्प डेवलप हो जाता है, किसी भी मसल्स में, पार्टिकुलर मसल्स में क्रैम्प डेवलप हो सकता है, किसी पार्टिकुलर लिम्ब में क्रैम्प डेवलप हो सकता है। तो उसके मैनेजमेंट के लिए ऑन साइट जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वहाँ पे जाके वो क्विक मैनेजमेंट, इंस्टेंट मैनेजमेंट देते हैं, जिसमें ड्राई नीडलिंग हो गया, टेपिंग हो गया। अब कोई गेम चल रहा है, उसके बाद क्या हुआ, मान लो बैडमिंटन खेल रहे हैं, उसके बाद जो बैडमिंटन का रिपीटेटिव मूवमेंट होता है उसकी वजह से रिस्ट में पेन हो गया। अब है कि कंपटीशन तो चल रही है, रिपीटेटिव मूवमेंट करना है, पर प्रॉब्लम आ रही है कि मूवमेंट पे पेन हो रहा है। तो वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट क्या कहते हैं, टेपिंग करते हैं। काइनेसियो टेपिंग होता है, रिजिड टेपिंग के फिर फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं। तो वहाँ पे स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट का रोल होता है कि वो बेसिक सपोर्ट देते हैं। टेपिंग से लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिससे मूवमेंट ईजी हो जाता है और पेन रिड्यूस हो जाता है। कहीं किसी तरह का चोट लग गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, तो इन्फ्लेमेशन का एकदम वहाँ ऑन साइड जाके मैनेजमेंट करना है। हम आइस पैक दे रहे हैं, और भी बहुत सारे जो हो सकते हैं, मसल है जो मसल है उसमें रिजिडिटी अचानक डेवलप हो गया, उसका मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो ये सारे स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट का रोल प्ले होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगला सब्जेक्ट हमारा क्या है,
फिजियोथेरेपी इन जनरल मेडिसिन एंड जनरल सर्जरी। पहले जो हमने देखा वो जनरल मेडिसिन एंड जनरल सर्जरीज की थ्योरेटिकल स्टडी थी, मतलब कौन से डिजीज होते हैं, कौन सी इंजरी होती है, कौन सा सर्जरी होता है, कैसे सर्जरी परफॉर्म होता है, सर्जरी में रिमूवल हो रहा है या फिर पूरी तरह उसको रिपेयर किया जा रहा है या फिर उसको पूरी तरह काट के निकाला जा रहा है। टाइप्स ऑफ सर्जरी हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे हम फिजियोथेरेपी पढ़ रहे हैं, मतलब कि हमारा जो फिजियोथेरेपी का रोल है इन सर्जरी के पहले, इन सर्जरी के बाद, या फिर कोई मेडिसिन में पेशेंट है, जैसे आईसीयू में अगर कोई पेशेंट है, उसको बेड रिडन पेशेंट है, अब क्या करेंगे, इसमें फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल है भाई? डॉक्टर आ रहा है, दवा दे रहा है, चेकअप कर रहा है, फिजियोथेरेपिस्ट क्या करेगा बेड पे लेटा हुआ? तो हमारा रोल प्ले ये रहता है कि वो बेड रिडन पेशेंट कोई बेड सोर ना डेवलप कर ले। अगर उसका पोस्चर खुद से वो चेंज नहीं कर पा रहा है तो उसके लंग्स को है सपोर्टिव दिया गया है, अगर वो वेंटिलेशन पे है। अब क्या होता है कि लंग्स का जो उसका सपोर्टिव पे है, कफ डेवलप हो रहा है, उसका ड्रेनेज कैसे करेंगे? तो ये सारे रोल प्ले किसके होते हैं? हमारे फिजियोथेरेपिस्ट के। बॉडी का है, रेंज ऑफ मोशन रेस्ट्रिक्टेड हो गया क्योंकि पेशेंट तो होश में है ही नहीं, सेमी कॉन्शियस है, तो असिस्टेड करा दे रहे हैं कि हाँ थोड़ा कमांड को आपके सुन पा रहा है, थोड़ा परफॉर्म कर पा रहा है तो ठीक है। लेकिन अनकॉन्शियस पेशेंट है, अब वो उसका तो 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने से पेशेंट पड़ा हुआ है। अब उसका कैसे करेंगे? वो मेडिसिन से उसकी बीमारी तो ठीक हो रही है पर उसका फिजिकल बॉडी जो है वो डिटोरिएट करने लगता है। और कई बार आप ऐसे केसेस देखोगे और आपको ध्यान देना चाहिए कि कई बार क्या होता है कि पेशेंट मेडिसिन से और जो सर्जरी परफॉर्म किया जाता है उन सब से ठीक हो जाता है, पर जो उनका फिजिकल डिटोरिएशन दिखता है, उनका फिजिकल बॉडी जिस तरह से डिटोरिएट करता है, उस वजह से भी उनका डेथ का कॉज हो सकता है। कई बार लंग्स में इतना ज़्यादा कफ बन जाता है, उसका प्रॉपर हम लोग जब ड्रेनेज नहीं कराते हैं उस तो भी ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। अब अगला है हमारा सब्जेक्ट क्या है? क्लिनिकल न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी। सेम है जैसे आपने ऑर्थोपेडिक्स में रोल प्ले दिखाया, जनरल मेडिसिन में दिखाया, जनरल सर्जरी एंड न्यूरोसर्जरी दोनों अलग है। जनरल सर्जरी में आप जैसे एब्डोमेन का कोई ऑपरेशन हुआ है, अपेंडिक्स को निकाला गया है, या फिर गॉल ब्लैडर स्टोन का रिमूवल हुआ है, या फिर किडनी स्टोन का रिमूवल हो रहा है, ये सारी। न्यूरोसर्जरी यानी कि न्यूरॉन्स, नर्व से रिलेटेड, आपके ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी सर्जरीज परफॉर्म की जा रही हैं वो सारी चीज़ें हो गई। जैसे पॉन्टाइन हेमरेज का कोई सर्जरी हुआ हो वो हो गया, स्ट्रोक है, इस्केमिक स्ट्रोक है, ट्रांजिएंट स्ट्रोक है, मतलब वैरायटी ऑफ केसेस आपको देखने को मिलेंगे, तो वो सारे न्यूरोसर्जरी में आते हैं। पैरालिसिस का पेशेंट है, क्वाड्रिप्लेजिया है, हेमीप्लेजिया है, पैराप्लेजिया है, ये सारे पेशेंट आपको न्यूरोसर्जरी न्यूरोलॉजी में पढ़ने होंगे और देखने को भी मिलेंगे, ट्रीट करने को मिलेंगे। अभी 2 सब्जेक्ट ऐसे आते हैं जिसका एक्सटर्नल पेपर नहीं होता है। पहला है प्रोफेशनलिज्म एंड वैल्यू, दूसरा है क्लिनिकल एजुकेशन। प्रोफेशनलिज्म एंड वैल्यूज मतलब कि आपको अपने प्रोफेशन में क्या मेंटेन करना होता है और वैल्यूज उसके क्या क्या है, उस पर क्या आपको गौर करना है, किन चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान रखना है, कैसे डिग्निटी मेंटेन करनी है, लीडरशिप मेंटेन करना है, मेंटरशिप मेंटेन करना है, वो सारी कम्युनिकेशन मेंटेन करना है। आपने मेडिकल लॉ एंड एथिक्स के केस है तो वहाँ पे कंसेंट को कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें आप प्रोफेशनलिज्म में पढ़ते हैं। अब आता है क्लिनिकल एजुकेशन। अगेन आपके जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स मिलते हैं आपको, आप हॉस्पिटल जाते हो, वार्ड जाते हो, वैरायटी ऑफ पेशेंट्स आप ऑब्जर्व करते हो, ट्रीट करते हो। फिर आता है 7th सेमेस्टर, इसमें हमें देखना है, सेम आता है फिजियोथेरेपी एंड न्यूरो। अब न्यूरो और साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हो गया, डिमेंशिया भी हो सकता है, किसी को सिजोफ्रीनिया है, अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही है। आईसीयू में कई ऐसे पेशेंट होंगे जो आपसे बोलेंगे, आप जब उनको ट्रीटमेंट दे रहे होंगे आपसे हल्की हल्की आवाज़ में बोलेंगे, मुझे वो मारने आ रहा है, मुझे वो ये ऐसे करने आ रहा है, बचाओ, या उठ के अचानक भागने लगेंगे। ये सारे साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम होते हैं। ये आईसीयू एक्वायर्ड डिजीज बोलते हैं इसको। क्या होता है, वो जो इन्वायरमेंट होता है हॉस्पिटल का, उसकी वजह से उन्हें बहुत सारे इल्यूजन्स होते हैं, वो हेलुसिनेट करने लगते हैं, मल्टीपल मेडिसिन होते हैं, बहुत सारे जो होते हैं ट्रीटमेंट के दौरान बहुत सारी अलग अलग बॉडी में चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो आप ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर को मैनेज करना सीखते हो। और जो न्यूरोलॉजी के केसेस हो गए, न्यूरो के केसेस हो गए, उसमें प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट आता है, पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट आता है। फिर लेट फेज में या आप रिहैबिलिटेशन में जा रहे हो तो फिर उसके अलग अलग फेजेस बटेंगे। प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट में देखते हो कि जब पेशेंट को सर्जरी के लिए भेजा जा रहा है उसके पहले आपको क्या क्या चेक करना होता है, आपके साइड से आपको क्या देखना है, किसी भी तरह का इम्पेयरमेंट नहीं है, डिफॉर्मिटी नहीं है, पेशेंट का कोई पर्सनल हैबिट है, उसका जो एक प्रॉपर चार्ट आपको दिया जाता है, आप उस चार्ट के अकॉर्डिंग चेक करते हो। फिर पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट के दौरान आप देखते हो कि 0 डे ऑफ सर्जरी
सर्जरी में आप क्या देखते हो? अगर किसी तरह का सर्जरी का साइट है, आप मूवमेंट करा रहे हो तो उसको प्रिवेंट करोगे कि नहीं, इस सर्जरी के इस साइट पे तो किसी तरह का मूवमेंट नहीं होगा, मूवमेंट होगा तो स्टिचेस खुल सकते हैं, इन्फेक्शंस हो सकता है। तो ये सारे प्रिकॉशंस आपको लेने होते हैं और इन्हीं के बारे में हमें इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाया जाता है। फिर आता है बायोस्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, सॉरी दैट इज प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम, बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो इसमें हम क्या देखते हैं, ये होता है हमारा रिसर्च पेपर का एक हिस्सा। हम जब रिसर्च करते हैं फाइनल ईयर में तो हमारा एक स्टैटिस्टिक्स का पार्ट आता है। जैसे हमने कोई रिसर्च किया, मेरा रिसर्च था कि मैंने ऑब्जर्व किया, इन्वेस्टिगेट किया कि कितनी लड़कियां हैं, 400 लड़कियां हैं, 400 में से सारी 13 साल से 19 साल के बीच में है, और उनमें से कितनी लड़कियों को ये पता है कि PCOS या फिर PCOD जिसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसके बारे में उनको पता है कि ये होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। इस पर मैंने रिसर्च किया। तो मेरा पॉपुलेशन था 400 का। अब इस 400 के लिए मैंने अलग अलग वेरिएबल्स लिए होंगे कि हाँ एज ग्रुप क्या होगा, जेंडर क्या है। ऑब्वियसली अगर फीमेल फोकस्ड है तो फीमेल्स होंगी तो ये वेरिएबल नहीं होगा, लेकिन हाँ एज ग्रुप हो सकता है कि कुछ 13 साल की है, कुछ 14 साल की है, कुछ 15 की है, कुछ 19 की है, ऐसे हो सकता है। कुछ मैरिड हो सकती है, कुछ अनमैरिड हो सकती है, तो ये हमारा वेरिएबल हो गया। कुछ हिंदू हो सकती है, कुछ मुस्लिम हो सकती है, कुछ क्रिश्चियन हो सकती है, सिख हो सकती है, ये वेरिएबल हो गया। कुछ इस स्टेट से होगी, कुछ कहीं और से होगी, इस तरह से हमारा वेरिएबल होगा। कुछ को हिर्सुटिज्म के बारे में पता होगा, किसी को एकैंथोसिस निग्रिकैन के बारे में पता होगा। तो हम ढेर सारे डिफरेंट वेरिएबल्स रखते हैं। अब उस वेरिएबल्स का हम एनालिसिस करते हैं और स्टैटिकल एनालिसिस के साथ हम उसका एक ग्राफ, चार्ट, ये सब बनाते हैं। तो उन सब की स्टडी कैसे हम स्टैटिस्टिक्स को बनाते हैं वो सब हम इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी और बायोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। अगला आता है हेल्थ प्रमोशन एंड फिटनेस। सारी चीज़ें हमने सीख ली कि कैसे करना है, क्या करना है, कंसेंट कहाँ लगेगा, कहाँ लॉ लगेगा, कहाँ एथिक्स लगेगा, कहाँ प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। लेकिन इन सब का एप्लीकेशन भी तो होना चाहिए। ठीक है, हम बीमारों को ठीक कर रहे हैं, हम जो इंजर्ड हैं, जो डिजीज हैं, उनको ठीक कर रहे हैं, पर जो फिट है उन्हें भी तो अवेयरनेस चाहिए कि हाँ क्या ऐसी चीज़ें हम करेंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, या हम फिट रहेंगे, या हमें किसी तरह की इंजरी नहीं होगी, या हमारा बोन डेंसिटी इंप्रूव हो जाएगा, हमारा स्ट्रेंथ इंप्रूव करेगा। तो ये सारी चीज़ें हम हेल्थ प्रमोशन एंड फिटनेस के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद आता है क्लिनिकल कार्डियोवैस्कुलर एंड पल्मोनरी। ये आता है हमारा जितना भी कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन है, यानी हार्ट से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ हो, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गई, या फिर कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग किसी का हुआ हो, उसमें क्या रिहेबिलिटेशन होना चाहिए। किसी का स्टेनोसिस हो गया है, मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस हो गया है, आर्टीरियल ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, किसी का भी स्टेनोसिस हो गया है, या बहुत सारा ऐसा कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन होता है। तो उन केसेस में हम देखते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब हार्ट का पंपिंग अगर अफेक्ट हो रहा है, या हार्ट का जो ब्लड का सर्कुलेशन मूवमेंट अफेक्ट हो रहा है, तो पल्मोनरी भी हमारा अफेक्ट होगा, क्योंकि ब्लड का ऑक्सीजनेशन देन कैरी करके फिर बॉडी में ले जाना, फिर वहाँ फिर वापस हार्ट में ले जाना, वहाँ प्योरीफाई करना। सारे जो मैकेनिज्म है ओवरऑल मैंने सीक्वेंस में नहीं बताया, पर जितने भी हमारे जो हैं वो कार्डियो के हैं और पल्मोनरी के, लंग्स और हार्ट दोनों म्यूचुअली इसमें रोल प्ले करता है। तो इसकी स्टडी प्लस इससे जुड़े प्रॉब्लम्स और उसका रिहेबिलिटेशन हम इसके अंदर पढ़ते हैं देन अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकली, और हम इस चीज़ों को सीखते हैं। जैसे हम स्पायरोमेट्री का यूज़ पल्मोनरी में सीखते हैं। बहुत सारे ICU CCU के पेशेंट होते हैं जिनको हम स्पायरोमेट्री कराते हैं ताकि उनका लंग्स वॉल्यूम, लंग्स कैपेसिटी बढ़िया हो। अब इसमें भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो यूनिवर्सिटी पेपर नहीं होता है, यूनिवर्सिटी में एग्जाम इसका नहीं होता है, पर हमें इंटरनल के लिए इसे पढ़ना होता है, और हमारे क्लिनिकल एप्लीकेशन और एकेडमिक एप्लीकेशन के लिए भी इसे पढ़ना होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, अभी हमें सब चीज़ आ गया, मगर अभी तो हम दूसरे के हॉस्पिटल में काम करें, हम अपने कॉलेज के हॉस्पिटल में किसी गाइडेंस के अंदर कर रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं खुद का क्लिनिक खोलती हूँ, या मैं किसी और नई जगह पे जा करके प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो वहाँ पे मुझे मैनेजमेंट भी तो आना चाहिए कि हाँ मुझे चीज़ें कैसे वहाँ मैनेज करनी है। अगर मुझे एज अ फिजियोथेरेपिस्ट में जाती हूँ, पर मुझे एज अ वहाँ पे सुपरिटेंडेंट अलॉट कर दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल ऑफिशियली नहीं, पर अगर एब्सेंट है उस दिन और आपको कह दिया गया कि नहीं हाँ आपको ये रोल प्ले करना है, आपको ये जिम्मेदारियां देखनी है, तो वो मैनेजमेंट का जो हमें प्रिंसिपल्स पता होगा कि हाँ कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। प्लस ये तो हो गया कि आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट की चीज़ें सीख रहे हो। अगला आता है आपका केस मैनेजमेंट। आप जो केस ले रहे हो उसमें आप कितना समय दे रहे हो, उसमें पेशेंट का कितना खर्च आ रहा है, कितना वो अफोर्ड कर सकता है, कितना आपको लेना चाहिए, ये सब चीज़ का मैनेजमेंट आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में सीखते हो। उसके बाद आता है क्रिटिक इंक्वायरी, केस प्रेजेंटेशन एंड डिस्कशन। अब आपने जितने भी केसेस देखे
उसके बारे में आपने क्रिटिकल इंक्वायरी की, आपने उस केस को प्रेजेंट किया, आप आए, आप 4 फ्रेंड्स से डिस्कस करते हो, हाँ ये प्रॉब्लम तो हो सकता है, फ्रोजन शोल्डर भी हो सकता है, किसी और को लगता है कि नहीं इसका शोल्डर इम्पिंजमेंट भी हो सकता है, किसी और को लगता है नहीं इसका एडेसिव कैप्सुलाइटिस हो सकता है, तो कोई बोलता है कि नहीं फ्रोजन शोल्डर है, थॉविंग स्टेज में है। एक्चुअल डायग्नोसिस, ये तो हो गया सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, ये है वो है, पर एक्चुअल डायग्नोसिस जो है, ओरिजिनल जो मेडिकल डायग्नोसिस है, वो आपने किस बेसिस पे निकाला, कौन से स्पेशल टेस्ट परफॉर्म किए, ये सब आपको प्रेजेंट करना होता है, जिससे आपका कम्युनिकेशन डेवलप होता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और ये आपको अपने फ्रेंड से डिस्कस करना होता है कि मैंने आज जनरल मेडिसिन का पेशेंट देखा, उसने न्यूरो का पेशेंट देखा, एक ने ऑर्थो का देखा, तो सब आपस में अपने अपने केसेस डिस्कस करते हैं। इससे आपका आपका एक्सपीरियंसेस है केसेस को लेकर के वो और बेहतर होता है, और आपके जो मैनेजमेंट है उसमें आप मॉडिफिकेशन ला सकते हो। देन फिर आता है हमारा 8th सेमेस्टर, जो कि हमारा लास्ट सेमेस्टर है, फाइनल ईयर लास्ट सेमेस्टर 8th सेमेस्टर। इसमें हम पढ़ते हैं फिजियोथेरेपी इन कार्डियोवैस्कुलर, पल्मोनरी एंड इंटेंसिव केयर। इसमें आपका ड्यूटी लगता है, ड्यूटी आपको पहले से लग रहा होता है, पर आप यहाँ पे प्रॉपर इंडिविजुअल जाते हो, आपको मैनेजमेंट का सारा कुछ सिखाया जाता है, आप उसको अप्लाई करके ट्रीट भी करते हो। कार्डियोवैस्कुलर, पल्मोनरी, इंटेंसिव केयर, वही पोस्चरल ड्रेनेज, पोजीशनिंग, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। कम्युनिटी फिजियोथेरेपी, इसमें भी सारा जो कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन है, जैसे NHM हो गया, नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम, टर्शियरी हेल्थ केयर सिस्टम, जो ब्लॉक लेवल में जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें कितनी बेडिंग होती हैं, कितनी डॉक्टर्स होते हैं, कितने फार्मासिस्ट होते हैं, कितने पैरामेडिक्स होते हैं, कितने बेड होते हैं। गायनेकोलॉजी में अगर जो वैक्सीन्स और मेडिसिन जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होता है गवर्नमेंट लेवल पे, वो सारी चीज़ें आप उसके बारे में पढ़ते हो कि हाँ कौन सा गवर्नमेंट का कौन सा योजना आया है, तो उसको आप फ्री सुविधा दे सकते हो गरीबों का इलाज का, या माता और जननी योजना जो होता है, जो माँ और बच्चे का जो फर्स्ट कुछ जो वैक्सीन्स होते हैं वो गवर्नमेंट फ्री देती है। ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको कम्युनिटी फिजियोथेरेपी में पता चलता है कि हाँ फिजियोथेरेपी रोल प्ले भी उसके साथ साथ आप देखते हैं कि हमारा जो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट क्या रोल प्ले है उन फेजेस के दौरान, वो हम इसमें सीखते हैं। अब अगला आता है क्लिनिकल रीजनिंग एंड एविडेंस बेस्ड फिजियोथेरेपी। क्लिनिकल रीजनिंग और एविडेंस बेस्ड फिजियोथेरेपी, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे पेशेंट्स देखते हैं जिसमें और भी बहुत सारे पुराने केसेस हम देखते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास, हमने एक क्लिनिक खोला है, एक एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पे एक पेशेंट आया जिसको कि नी आर्थराइटिस है। अब हमने क्या देखा, हम तो पेशेंट को पहले बताएंगे हाँ आपका नी आर्थराइटिस है, इतने दिन का मतलब है इसका, इतना दिन का सेशन चलेगा, ऐसे मैनेज किया जा सकता है, और ये हम इलेक्ट्रोमोडालिटी यूज़ करेंगे, इतना खर्च आएगा। तो यहाँ पे होता है कि पेशेंट का कंफर्ट, सबसे पहले तो वो इंपॉर्टेंट होता है कि पेशेंट आपसे ट्रीटमेंट लेना चाहता है कि नहीं, जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आप दे रहे हैं वो लेना चाहता है कि नहीं, और जिस दिन तक आप दे रहे हैं उसके लिए वो अग्री है कि नहीं। जब वो अग्री होता है तो आप क्या करते हैं, एज अ फॉर योर, आप अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए, आप अपने नॉलेज और स्किल्स को डेवलप करने के लिए आप एविडेंस बेस्ड फिजियोथेरेपी यूज़ करते हो। इसमें क्या होता है, हम जब आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो हम नी आर्थराइटिस का जब आर्टिकल सर्च करेंगे, नंबर ऑफ केसेस हमें देखने को मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जिनको कि मैनुअल मैनेजमेंट से ठीक किया गया हो, बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जिसको मसाज थेरेपी से ठीक किया गया होगा, बहुत सारे ऐसे केसेस मिलेंगे जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, किसी में होगा मोबिलाइजेशन, मतलब कोई या तो स्पेशलाइज्ड हो सकता है, स्पेसिफिक कोई ट्रेनिंग होगा, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेनिंग होगा। तो हम बेस्ट जो एविडेंस है, यानी कि हमें अगर 100 में से 70 अगर दिखते हैं कि नहीं, अगर मोबिलाइजेशन से मैनेजमेंट हो रहा है, या फिर मसाज से मैनेजमेंट हो रहा है, या फिर इलेक्ट्रोमोडालिटी का ये स्पेसिफिक मोडालिटी है, टेंस है, IFT है, जो भी है, US है, हम हीलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं अपने पार्टिकुलर केस पे, जिस केस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम वो यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एविडेंस बेस्ड मिल रहा है कि हाँ इतने लोगों का तो इस दवा, जैसे मेडिसिन का होता है ना प्रैक्टिस, कि हाँ ये मेडिसिन, कोई नया वैक्सीन आता है, सबसे पहले जब आया था तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को कोविड का वैक्सीन पहले लगाया जा रहा था, पहले हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को लगाया गया था, उसके बाद बाकी फिर जो सिटीजन्स हैं उनको लग रहा था। तो ये होता है एप्लीकेशन देखना कि हाँ हमारा कितना कारगर है जो हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हमारा वही होता है। उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड टीचिंग स्किल। अब अगर आप एकेडमिक में जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप क्लिनिकल में जा रहे हैं तो आपका क्लिनिकल तो चल रहा है, साथ साथ आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल रहा है आपको, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप हर तरह के पेशेंट देख रहे हैं। पर अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हो, आप टीचिंग में जाना चाहते हो, तो ये एक आता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड टीचिंग स्किल। इसके अंदर आप सीखते हो पेडागोगी ऑफ स्टडी नॉलेज, कि कैसे हम पढ़ाते हैं बच्चों को, क्या क्राइटेरिया होता है जिसके अकॉर्डिंग हम एक बढ़िया प्रोफेसर बन सकते हैं, या हम जो एजुकेशन
क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस हमारे पास है वो कैसे बाकी तक हम पहुंचा सकते हैं। अगला आता है रिसर्च प्रोजेक्ट। इसमें आप प्रॉपर, आपको रिसर्च का कोई टॉपिक दिया जाता है, इसमें आप रिसर्च करते हो और उस रिसर्च को सबमिट किया जाता है, और अगर आपका रिसर्च अच्छा होता है तो फिर ये यूजीसी के वेबसाइट पे अपलोड किया जा सकता है। अगर उधर से मतलब प्रॉपर इसके क्राइटेरिया होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैन्युस्क्रिप्ट बनानी होती हैं, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आप बेहतर आप बनाना शुरू करते हो, अगर आप स्टार्टिंग से ही बना रहे हो अपने गाइडेंस से, कोई मेंटोर आपका होगा उससे पूछ के, तब तो आप अच्छा बना पाओगे। अगर आप लास्ट मोमेंट पे सेमेस्टर में डिसाइड करोगे कि मुझे रिसर्च करना है, रिसर्च को कम से कम 6 महीने 8 महीने लगते हैं, तो प्रॉपर आप टाइम दे करके फिर आप केस सीरीज कर सकते हो, केस स्टडी कर सकते हो। रिसर्च के लिए आपको प्रॉपर कम से कम आपको 3 से 4-5 महीने का टाइम लगेगा। तो आप रिसर्च करोगे, आपका रिसर्च सबमिट होगा, उसके बाद फिर आपका क्लिनिकल एजुकेशन का पेपर होता है, एंड फाइनली आप अपने 9th सेमेस्टर में आते हो, आपका 4 साल का ड्यूरेशन खत्म होता है, एंड आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम अगर 6 मंथ का है तो 6 मंथ का, अगर 1 ईयर का है तो वैसे ही आपका ड्यूटी आवर होगा 960 आवर्स, और ये मिनिमम है, मैक्सिमम आपका 1300, 1400, 1500 इतना तक जाता है। तो आपकी ड्यूटी लगेगी, हर वार्ड के वाइज आप अपना जाकर के पेशेंट देखोगे और अच्छे से उन्हें ट्रीट करोगे। और बाकी ये जो है आगे में, तो ये फर्दर क्लासिफिकेशन है। तो मैं ऐसे भी समझा सकती हूँ कि हिस्टोलॉजी क्या होता है, एनाटमी अगर हम पढ़ते हैं, एम्ब्रायोलॉजी क्या होगा, पर मेरे पास प्रॉपर इसका एक्सप्लेन करने वाला वीडियो मैं अलग से बना दूंगी, जिसमें हम एनाटमी का हर एक टॉपिक वाइज, जैसे एक है तो एक वीडियो अगर बनेगा तो हिस्टोलॉजी पे पूरा बना दूंगी, उसको आप अच्छे से पढ़ लोगे। तो हम अब सब्जेक्ट वाइज एक्सप्लेनेशन करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।